रिकॉर्डिंग आपकी तरफ से जारी रहेगी। जी मेरे पास भी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। आप तमाम इस्लाम भाइयों की बारगाह में मेरी तरफ से बहुत मोहब्बत भरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अभी इंशाल्लाह हम लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। कहीं पे अगर आवाज़ में इंटरप्शन हो, आवाज़ सही ना आ रही हो, तो काइंडली आप इन बॉक्स में मुझे मैसेज सेंड कर दिए या रिएक्शंस में जाके आप हाथ खड़ा करके या जिस तरह से भी रिएक्ट करके आप मुझे बता सकते हैं। जी अभी शायद कुछ स्टूडेंट का मैसेज आया कि आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। शौकत कैसर भी भाई आप जरा आपकी कंफर्म आवाज़ कीजिए। बिल्कुल क्लियर है। बाद अहबाब अच्छा, को जो मसला आ रहा है सही। शायद ये उनका अपना सिस्टम का जी मसला जी होगा। बिल्कुल। जी मेरी तरफ से कैसर भाई कंफर्म कर रहे हैं कि आवाज़ क्लियर आ रही है। वो हो सकता है कि बाज़ स्टूडेंट का जो इंडिविजुअल जो उनका अपना सिस्टम है उसमें शायद नेटवर्किंग का इश्यू हो। तो बहरहाल आगाज़ करते हैं आज का। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्रिहेंसिव डिस्कशन एंड एक्सरसाइज ऑन हलाल व तय्यब स्टेटस ऑफ फूड एडिटिव्स ई कोड्स। ये आपने अक्सर नाम सुना होगा फूड एडिटिव्स का या ई कोड्स का। उनके हलाल व तय्यब की हैसियत पर जामे बहस और मश्क इंशाल्लाह हम आज करने जा रहे हैं। और ये हमारा आज का जो आपका ये कोर्स शुरू हुआ था ऑनलाइन जामियातुल मदीना के तलबा का, स्टूडेंट्स का, उस सिलसिले का ये आई थिंक सो कि लास्ट लेक्चर है। तो इसमें आप बड़ा कंसंट्रेट होके बैठिएगा और कुछ पिछले टॉपिक्स की भी हम एक्सरसाइज करेंगे और आज का जो नया टॉपिक है उसको भी इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। मेरा नाम शौकत इकबाल हाशमी है। मैंने एमफिल फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किया हुआ है। जद्दा सऊदी अरेबिया में गवर्नमेंट की लेबॉर्ट्रीज़ हैं उसमें मैं जॉब करता हूँ। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह लेबॉर्ट्रीज मैनेजमेंट सिस्टम का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ISO 17025 उसका मैं लीड ऑडिटर हूँ। और इसके अलावा हलाल मैनेजमेंट सिस्टम का भी लीड ऑडिटर मैंने कोर्स किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव सो मेनी डिफरेंट ट्रेनिंग्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस फॉर लेबॉर्ट्रीज from different countries like Saudi Arabia, Dubai, Singapore, Oman, UK, Cyprus, Spain, इजिप्ट। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं। आज इंशाअल्लाह मुझे आप सबके भाइयों के सामने जो है ये लेक्चर डिलीवर करने की जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का हमारा सेशन बहुत अच्छा गुजरेगा और इंशाअल्लाह हम सब मिलकर इन तमाम चीज़ों को सीखने की भरपूर कोशिश करेंगे। जैसा कि हमारे दावत इस्लामी के मदनी माहौल में ये बताया जाता है कि कोई भी आप सीखने का काम करें तो उससे पहले अच्छी अच्छी नीयतें कर लेनी चाहिए। तो यकीनन हम भी अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने मुल्क व कौम के लिए और अल्लाह पाक और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए ये हलाल व तय्यब कंसेप्ट के हवाले से जो नॉलेज है, इल्म है, ये सीखने की कोशिश करेंगे। तो इसी नीयत के साथ इंशाल्लाह हम आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ई कोड्स और फूड एडिटिव्स के हवाले से है। इस तमाम टॉपिक्स की जो बेस और बुनियाद है ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी। आज दोबारा हुसूल बरकत के लिए यहाँ पर मैं अर्ज कर देता हूँ। कुरान पाक के अंदर सूरह अल बकरा के अंदर आयत नंबर 168 168 में इरशाद होता है, जिसका तर्जमा यह है कि ए लोगो, जो कुछ ज़मीन में हलाल पाकीज़ा है उसमें से खाओ और शैतान के रास्तों पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। इसमें दो पॉइंट आप प्लीज नोट कीजिए। जो भाई डायरी कलम पेन लेके बैठे हैं वो जरूर इसको लिखिए कि हलाल और तय्यब, ये दो चीज़ों का कुरान पाक में बार बार जिक्र आता है। हलाल का ये मतलब है कि जो कुरान और हदीस
शरिया के असूलों की रोशनी में जो चीज़ हमारे लिए जायज़ है, हलाल है, लाफुल है, परमिशन है उसको यूज़ करने की, तो उसको हलाल बोलते हैं। और तय्यब का ये मतलब है कि जो सेफ हो, क्लीन हो, हाइजीन हो, उसमें क्वालिटी का ख्याल रखा गया हो, यानी वो हर तरह की निजस चीज़ों से पाको साफ हो, तो वो तय्यब के मानों में आ जाती है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल समनेस। और इसके अंदर शामिल है सेफ, क्लीन, हाइजीन एंड क्वालिटी। इसी तरह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 172 में इरशाद होता है कि ए ईमान वालो, हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें खाओ, तैयब चीज़ें खाओ और अल्लाह का शुक्र अदा करो अगर तुम उसी की इबादत करते हो। यहाँ पर फिर तैयब फूड का जिक्र आया है, और तैयब फूड का मतलब है सेफ फूड्स, द फूड विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी कंटेमिनेशन एंड डज नॉट काज इलनेस और हार्म टू द कंज्यूमर। यानी ऐसी ग़िज़ा, ऐसी खुराक जो हर तरह की तलव्वुसात से पाक हो, निजस चीज़ों से पाक हो, और वो खाने वाले को कोई नुकसान ना पहुंचाए और उसको कोई बीमारी का अंदेशा ना हो, तो ऐसी फूड को तैयब और सेफ फूड बोलते हैं। इसी तरह सूरह अल माइदा के अंदर आयत नंबर 88 में इरशाद होता है, जिसका तर्जुमा है और खाओ उसमें से जो रिस्क दिया है तुमको अल्लाह ने, हलाल और पाकीज़ा। यहाँ पर भी आयत पाक के अंदर हलालम तय्यबा का जिक्र है, यानी हलाल परमिसिबल लाफुल एज पर शरिया, और तैयब का मतलब है सेफ, क्लीन, हाइजीन। ठीक है जी। तो ये कुरान पाक की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की हैं, जिनका तर्जुमा पेश किया है, इन तमाम आयात में हलाल और तैयब पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया, और आपकी सारी जो ट्रेनिंग है, जो कोर्स है, वो इसी हवाले से जो है वो चल रहा है। और दुनिया में, पाकिस्तान में, दुबई में, सिंगापुर में, सऊदी अरेबिया में, तमाम कंट्रीज में जो भी हलाल के हवाले से स्टैंडर्ड है ना, उसके अंदर हलाल और तैयब पर जोर दिया जाता है, हलाल और तैयब की रिक्वायरमेंट्स उसमें बताई जाती हैं। तो ये बेस है, ये बुनियाद है, जिसकी बुनियाद पर हम इंशाल्लाह आज फूड एडिटिव्स को और ई कोड्स को जो हम डिस्कस करेंगे। सोर्सेज ऑफ शरिया, यानी शरीयत के जो सोर्सेज होते हैं, जो जराए होते हैं, वो कौन कौन से हैं। जब हम बात करते हैं शरीयत इस्लामी की, तो उसमें डेफिनेटली सबसे जो बड़ा सोर्स है वो कुरान पाक है, हदीस पाक। और फिर जो कुरान और हदीस में जो मसाइल हमें हल करने में दिक्कत पेश आए, तो फिर उसके लिए इजमा, जिसको इंग्लिश में कंसेंसस बोलते हैं। और लास्ट जो दर्जा है वो है कयास, यानी एनालॉजिकल डिडक्शन, यानी बाज ऐसे मसाइल होते हैं कि जिनको डिडक्ट करना पड़ता है। ये जो स्लाइड है, ये मैंने आपकी बारगाह में पेश किया है, ये मुझसे ज़्यादा आप माशाल्लाह बेहतर समझते हैं, क्योंकि आप कुरान और हदीस की रोशनी में इन चीज़ों का बहुत अच्छा मुताला करते रहते हैं। तो ये जो शरीयत के सोर्सेज या ज़राए होते हैं, इसकी रोशनी में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो भी फूड है या फूड का इंग्रेडिएंट है, रॉ मटेरियल है, खाम माल है, फूड के अज्जाए तरकीबी हैं, उसका हलालो तैयब स्टेटस जो है वो क्या होता है। तो ये जो मैंने आपके सामने आयात रखी, इनकी रोशनी में ये आज का हमारा टॉपिक है, फूड एडिटिव्स, ई कोड्स की हलालो तैयब की हैसियत पर जामे बहस और मशक इंशाल्लाह। तो ये आज का हमारा टॉपिक है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक को मजीद आगे ले जाने से पहले मैं चंद एक क्वेश्चन मजमे में से करना चाहूँगा, और आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए मुझे जो यहाँ पर नाम ज़ाहिर हो रहे हैं, ये माशाल्लाह मुश्ताक अत्तारी साहब बिल्कुल मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है। जी मुश्ताक अत्तारी साहब, माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मुस्कुराता रखे, अदहकल्लाहु सिन्नक। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अच्छी बात है। तो मुश्ताक अत्तारी साहब, आपसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये कोर्स आप क्यों कर रहे हैं। बड़ा आसान सा सवाल मुश्ताक अत्तारी साहब, आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं। मुश्ताक मुश्ताक तारिक अत्तारी साहब को तो गायब ही हो गए। म्यूट कर सकते हैं। जी जी, अनम्यूट करके आप जवाब दीजिए जी मुश्ताक अत्तारी। लब्बैक। मेरी आवाज आ रही है? जी आ नमस्कार रही है, दर्ज आ कर रही रहा हूँ। है। जी 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 बिल्कुल। जी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल, मेरा ताल्लुक हिंद से है। अच्छा। और
मेरा जब मैंने पोस्ट पढ़ी कि माशाल्लाह हमारे दावत अहले सुन्नत और जामिअत मदीना मजलिस की कॉम्बिनेशन से कोर्स करवाया जा रहा है, तो मुझे बहुत नहीं, खुशी हुई और बहुत कुछ सीखने मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती गुड कराम गुड, के भी लेक्चर माशाल्लाह, से बहुत शुक्रिया। और और जो भी आपके भी लेक्चर अभी हो रहा है माशाल्लाह, इससे इंशाल्लाह पहले भी जो इंशाल्लाह लेक्चर। मजीद भी सीखेंगे आप इंशाल्लाह। नेक्स्ट जी, बहुत कुछ। तनवीर अत्तारी साहब। तनवीर अत्तारी साहब, आप प्लीज बताइए कि आपका मकसद क्या है इस कोर्स को करने का। ये कोर्स आप क्यों कर रहे हैं? जी तनवीर भाई आप। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बहुत शुक्रिया। वैसे मेरा ताल्लुक जामिअतुल मदीना कराची कंजुल ईमान में ज़ेर तालीम हूँ। जी तो इस हवाले से पहले हम ये सुनते रहते थे कि दीगर जो बदमज़हबों की जमातें हैं उनमें ये कोर्सेज होते रहते हैं और वो इस फील्ड में काफ़ी आगे हैं, चाहे वो बैंकों वगैरह में हो, शरिया एडवाइज़र के हवाले से। तो इस हवाले से जब ये पोस्ट मैंने देखी तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह अब अपनी जो तहरीक दावत इस्लामी है इसमें जी भी इंग्लिश कोर्सेज वगैरह, जैसे अब इंग्लिश कोर्सेज हो रहे हैं, कंप्यूटर कोर्सेज हो रहे हैं, जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो माशाल्लाह। रही है। तो इसके जी साथ साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह ये भी दावत इस्लामी का एक अहम कदम है जो दावत इस्लामी ने उठाया है कि अपने बच्चों को मज़ीद स्किल्स इनमें पैदा की जाए और इस फील्ड में भी आगे माशाल्लाह, हमारे बच्चों बहुत को होना शुक्रिया। चाहिए। बहुत शुक्रिया तनवीर भाई, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। माशाल्लाह, आप इसमें आगे आइए, कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह सबके लिए बहुत इसमें फ़ायदा होगा। जी चलते हैं आगे। कुछ दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ सही नहीं आ रही, उनका शायद स्पीकर का इश्यू हो, क्योंकि मेरी आवाज़ भी जा रही है, मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका मुझे जवाब भी मिल रहा है। इट मीन कि सब लोग सही सुन रहे हैं। तो जब कैसर भाई होस्ट हैं, उनकी तरफ से मुझे कहा जाएगा कि आवाज़ का इश्यू है, तो फिर मैं स्टॉप कर दूंगा। अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आज के टॉपिक की जो बेस है, बुनियाद है, उसमें सबसे पहले हम कुछ इब्तदाई चीज़ें डिस्कस करते हैं। कि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम किसी फूड के आइटम की बात करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि इसके बुनियादी अज्जा कौन से हैं और इजाफी अज्जा कौन से हैं। बुनियादी अज्जा का मतलब होता है बेसिक इंग्रेडिएंट। बेसिक इंग्रेडिएंट, बुनियादी अज्जा। सवाल यह है कि खाने की मसनूआत के बुनियादी अज्जा क्या हैं। जी, आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? वो हाथ खड़ा कर लें तो उनको मैं अनम्यूट कर दूंगा। जी जी। यहाँ पर जूम में ना एक सिस्टम होता है हाथ खड़ा करने का। आप हाथ खड़ा करेंगे तो उससे भी जो है ना वो पता चल जाएगा कौन जवाब देना चाह रहे हैं। जी माशाल्लाह, आज 77 पार्टिसिपेंट इस तक वक़्त हो चुके हैं। इनायत भाई हमारे पास मौजूद हैं, ये जवाब देना चाह रहे हैं। जी प्लीज़ दीजिए जवाब। जी सर, जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बिरयानी बनाई तो उसमें बेसिक इंग्रेडिएंट्स के तौर पर चावल आएंगे, और इसी तरह जो उसके अंदर घी इस्तेमाल होता है, जी जी, ये चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट सही के। फरमाया आपने। जी बिल्कुल ठीक है। बेसिक इंग्रेडिएंट वो बुनियादी अज्जा हैं कि जिसके बगैर आपका प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। ठीक है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने जहन में याद करनी है, यहाँ से हमारे लेक्चर की बेस बन रही है कि बेसिक इंग्रेडिएंट कौन से हैं और फूड एडिटिव कौन से हैं। तो बेसिक इंग्रेडिएंट, बुनियादी अज्जा वो हैं कि जिसके बगैर आपका वो खाना बनेगा नहीं, खाना तैयार ही नहीं होगा। मसलन यहाँ पर आप देखिए, ये आपके सामने ब्रेड है। ठीक है जी। तो इस ब्रेड का फार्मूला भी दिया हुआ गया कि इसमें फ्लोर आटा होता है, इसमें वाटर पानी होता है, इसमें बेकर यीस्ट होता है, खमीर, इसमें साल्ट नमक होता है, ऑयल तेल होता है, इसमें शुगर चीनी होती है, इसमें विटामिन सी होता है और कैल्शियम प्रोपियोनेट होता है। अब अगर मैं ये सवाल करूं कि ये जो ब्रेड आपके सामने है, इसमें बेसिक इंग्रेडिएंट या बुनियादी अज्जा कौन से हैं, तो आप बता दें जो अभी भाई जिन्होंने हाथ खड़ा किया था, उमैर के अलावा दूसरे भाई जिन्होंने हाथ खड़ा किया था। इस ब्रेड में कौन से बेसिक इंग्रेडिएंट है, बुनियादी अज्जा? फ्लोर, वाटर जी एंड साल्ट। जी, ठीक हो गया। आपके जवाब आ गए। हामिद रजा, आप थोड़ा सा ऐड कर दें। हामिद रजा, आप क्या बताना चाहेंगे? जी सर इसमें जो है ना बेकर यीस्ट और जो कैल्शियम है, ये भी इसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स में से है। जी, इसमें थोड़ा सा आपका आधा जवाब ठीक है, आधा आपका गलत है। इसमें जो बुनियादी अज्जा हैं वो आटा है, पानी है, और यस बेकर यीस्ट आपने बोला है वो ठीक है, साल्ट, ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हैं
ये इसके अंदर डलती हैं, ये इसके लिए ज़रूरी होती हैं। तो ये इसके बेसिक इंग्रेडिएंट कहलाएंगे। इसके अलावा जो बाकी दो इंग्रेडिएंट वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसी तरह आगे आ जाए, केक पे आ जाए। उम्मीद है ये स्लाइड सब दोस्तों को नज़र आ रही होगी। तो अब कोई और अगर बताना जाए कि ये केक जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में खाते हैं, नाश्ते में आगे पीछे हम मेहमानों के साथ ये वो इस तरह हम लेते हैं, एंजॉय करते हैं, केक खाते हैं। आप सबको इससे इंट्रोडक्शन है, तारुफ है। तो इस केक का जो फार्मूला है, इसमें अनसाल्टेड बटर यानी मक्खन है इसके अंदर, इसमें शुगर है, चीनी, एग्स, अंडे हैं, आटा है इसके अंदर, बेकिंग पाउडर है, मिल्क है, वनीला एक्सट्रैक्ट है, वनीला का फ्लेवर है, पोटाशियम सरबेट। जी मोहम्मद अहमद, आप बताइए, आपने हाथ खड़ा किया, इसमें बुनियादी अजजा कौन से हैं? इसमें जो है ना वो बुनियादी अज़ा जो है ना वो सबसे पहले अनसॉल्ट बटर है, जी और शुगर है, और एग्स हैं, और आटा है, बेकिंग जी। पाउडर भी है, और मिल्क भी है। ओके, ये हाफिज अब्दुल समी साहब का मैसेज आया है, कैसर भी। हाफिज अब्दुल समी साहब कह रहे हैं कि मेरा माइक अनम्यूट करें, वो भी जवाब देना चाह रहे हैं। जी जी, हाफिज अब्दुल समी साहब, आप क्या बताना चाहेंगे? थैंक यू ब्रदर अहमद, शुक्रन। जी जी, हाफिज अब्दुल समी साहब को अनम्यूट कर दिए आप अपने आप को। जी, तो हाफिज अब्दुल समी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप भी बताना चाह रहे हैं कि इसमें केक में बुनियादी अज्जा कौन से हैं? जी, चलें नेक्स्ट में आप बता दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर क्वेश्चन जो था वो ये था कि खानों के बेसिक इंग्रेडिएंट, बुनियादी अज्जा कौन से होते हैं? तो याद रखिए, बुनियादी अज्जा, बेसिक इंग्रेडिएंट वो हैं कि जिसके बगैर आपका खाना, वो फूड तैयार ही नहीं होगी। तो वो आपको डिफरेंट फूड से आइडिया हो जाएगा कि इसके बुनियादी अज्जा कौन से हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। अब हम बात करेंगे कि फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। फूड प्रोडक्ट में फूड एडिटिव्स, एडिटिव एडिशन से होता है ना, एडिशन का मतलब होता है जमा करना, ऐड करना, किसी फूड के अंदर कोई चीज और शामिल करना, ऐड करना। तो उसको हम बोलते हैं फूड एडिटिव। तो फूड प्रोडक्ट में फूड एडिटिव क्या होते हैं? हम एडिटिव जो होते हैं ना, इसकी डेफिनेशन ये है कि ये बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा जो भी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किए, उसके अलावा कोई ऐसी ये चीज़ होती है, ऐसा मादा होता है या मादों का मुरक्कब होता है कि जो पैदावार को यानी प्रोडक्शन को बेहतर करने के लिए, प्रोसेसिंग को इम्प्रूव करने के लिए, फूड्स की प्रिजर्वेशन के लिए, पैकेजिंग को बेहतर करने के लिए, उसके फ्लेवर्स को, उसके अरोमा को, टेस्ट को बेहतर करने के लिए उसमें ऐड किया जाता है। तो इसकी एक बहुत लंबी लिस्ट है। इसकी शार्ट जो डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी फूड के अंदर आप कोई ऐसी चीज डालते हैं, ऐसा मादा या ऐसी चीज जो कि उसका फ्लेवर, उसका कलर, उसका टेस्ट और ज्यादा बढ़ा देता है, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है, उसकी लाइफ लंबी कर देता है फूड प्रोडक्ट की, वो जल्दी खराब नहीं होती। तो इस तरह की जो चीजें होती हैं वो फूड एडिटिव्स कहलाती हैं। ठीक हो गया जी। तो ये दोनों का फर्क आपने ज़हन में रखना होता है। एक होते हैं बेसिक इंग्रेडिएंट, बुनियादी अज्जा, और दूसरे होते हैं फूड एडिटिव। अब जो मैंने आपको फूड एडिटिव की डेफिनेशन बताई है, इसके मुताबिक अब आप दोबारा ये पिक्चर देखें, वही सेम ब्रेड की पिक्चर है। अब आप इसमें बताइए कि इसमें फूड एडिटिव क्या है। शाबाश जी, उमर जामी साहब, आप बताइए। जी मैं ऐड करता हूँ इसमें पूरा जो है वो एक साल्ट है और शुगर है, के अलावा ऑयल है और नहीं, विटामिन। ये एडिटिव नहीं है, क्योंकि शुगर और ऑयल लाजमी ब्रेड के अंदर शामिल होता है, वो जरूरी होता है शुगर की कुछ न कुछ मिकदार। जी हामिद रजा, वाटर। आप बताइए। हामिद रजा। सर इसमें ये जी जो विटामिन विटामिन सी। सी है जी जी और जी ये बिल्कुल। थैंक यू कैल्शियम, ये मोहम्मद। दोनों जो है ना एडिटिव है। जी जी बिल्कुल ठीक हो गया। पीरजादा साद जमील, उनका भी आंसर आया ठीक है, आपका भी आंसर ठीक है। विटामिन सी इसमें एडिटिव है, और कैल्शियम प्रोपियोनेट। थैंक यू पीरजादा साद जमील, मोहम्मद बिलाल, हामिद रजा कादरी, शुक्रन। तो इसमें विटामिन सी और कैल्शियम प्रोपियोनेट जो है ये एडिटिव हैं, ये इजाफी इसमें शामिल किए गए हैं इस ब्रेड के अंदर। अच्छा, अभी हम सिर्फ कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ठीक है? अभी इसकी हलाल या मशबू या हराम वो चीज़ अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, पहले हम कर रहे हैं कि
बेसिक इंग्रेडिएंट कौन से होते हैं और फूड एडिटिव कौन से होते हैं, ये आपने कंसेप्ट जहन में अच्छी तरह बिठाना है। अब दोबारा केक पे आ जाए। अब बताइए कि केक में आपने पहले डिस्कस किए थे बेसिक इंग्रेडिएंट, अब बताइए कि इस केक के अंदर एडिटिव कौन से हैं। जी मुश्ताक तारी साहब आप बताइए। गुड, थैंक यू उमैर अराई साहब, अवैस यासीन साहब, ठीक बताया आपने, थैंक यू जी। और को बताना चाहे और कौन सा एडिटिव है केक के अंदर। वनीला एक्सट्रैक्ट मोहम्मद शुएब ने बताया, ठीक है बिल्कुल सही, आखिरी दो ठीक है जवाब आपका, आखिरी दो जिन्होंने लिखा है, थैंक यू। सबके जवाब ठीक है जी, माशाल्लाह, गुड, बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हो रही है कैसर भाई। ये आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज जो हो रही है वो साथ साथ चल रही है, तो सब लोग बड़ा एक्टिव जो है ना इन्वॉल्व हैं। मलिक जवाद आप क्या बताना चाहेंगे। जी गुड, अपने को अनम्यूट कर लें मलक जवाब। ठीक हो गया जी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होते हैं और फूड एडिटिव्स क्या होते हैं। फूड एडिटिव ऐसी चीज है कि जिसके बगैर फूड बन तो जाती है, लेकिन वो हम सिर्फ ऐड करते हैं फूड को मजीद बेहतर बनाने के लिए, उसका कलर फ्लेवर टेस्ट जो है उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए हम जो है उसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक हो गया। तो आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर है वो सारे का सारा फूड एडिटिव्स के बारे में है। अब आपको समझ आए कि मैंने फूड एडिटिव पे इतना क्यों जोर दिया है, क्योंकि मैंने फूड एडिटिव की बात करनी थी। तो हो सकता है कि आप थोड़ा सा आगे जाके मुझे ये ना आप कह रहे हो जी कि आटा भी एडिटिव है, शुगर भी एडिटिव है, ऑयल भी एडिटिव है, तो वो एडिटिव नहीं है। वो क्या है, वो बेसिक इंग्रेडिएंट है, वो बुनियादी अज्जा हैं। ठीक है। तो हम बुनियादी अज्जा सिर्फ आपको समझाने के लिए डिस्कशन किए। जो हमारा एक्चुअल लेक्चर है आज का टॉपिक वो सारे का सारा फूड एडिटिव्स के बारे में। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं आगे फूड एडिटिव्स पे। तो अब फूड एडिटिव्स अगला जो सवाल है वो ये है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड एडिटिव। फूड एडिटिव की मुख्तलिफ अकसाम क्या होती हैं, फूड एडिटिव्स की मुख्तलिफ अकसाम क्या होती हैं। तो फूड एडिटिव्स की वैसे तो काफ़ी सारी अकसाम है, लेकिन 6 बड़े बड़े ग्रुप्स हैं इसके। सबसे पहले क्लास है कि खाने को बचाने वाले, यानी खाने को जल्दी वो ख़राब नहीं होने देते, ऐसे फूड एडिटिव जो कि खाने को जल्दी ख़राब नहीं होने देते उनको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, उनको प्रिजर्वेटिव बोलते हैं, यानी खाने को बचाने वाले। दूसरे नंबर पे ग़िज़ाई अज्जा। ग़िज़ाई अज्जा न्यूट्रिशनल एडिटिव, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा विटामिन सी था, तो विटामिन सी जो है वो न्यूट्रिशनल एडिटिव है। तीसरे नंबर पे आ जाता है फ्लेवर, जायके, यानी फूड के जायकों को बेहतर करने के लिए उसमें जायके डाले जाते हैं। चौथे नंबर पे रंग है, मुख्तलिफ कलर्स जो होते हैं। पांचवें नंबर पे टेक्सचराइजर्स हैं, ये टेक्सचर को बेहतर करने के लिए फूड की जो ज़ाहिरी तौर पर उसको फूड को टच करना, उसको मस करना, तो फूड का जो एक टेक्सचर हमारे हाथों को फील होता है, जो हमारे माउथ को खाते हुए हमारे माउथ को फील होता है, उसके टेक्सचर को बेहतर करना। और लास्ट पे ये डिफरेंट मिसलेनियस, इसमें काफ़ी बड़ी क्लास आ जाती है। तो ये डिफरेंट किस्मों के जो है वो फूड एडिटिव्स होते हैं। ओके जी। तो अब आपको क्लियर हो गया कि बेसिक इंग्रेडिएंट क्या हैं जिनके बगैर फूड तैयार नहीं होती, वो लाजमी हमें शामिल करने पड़ते हैं। दूसरी बात मैंने की फूड एडिटिव्स की, वो अदर देन बेसिक इंग्रेडिएंट के जो फूड की क्वालिटी को उसकी सेफ्टी को मज़ीद बेहतर करने के लिए हम ऐड करते हैं, तो उनको फूड एडिटिव बोलते हैं। उसमें प्रिजर्वेटिव हैं, उसमें न्यूट्रिशनल वाले हैं, उसमें कलर्स फ्लेवर्स हैं, उसमें टेक्सचराइजर्स हैं, थिकनिंग एजेंट हैं, और सो मेनी अदर्स जो है उसके अंदर एडिटिव्स आ जाते हैं। इसी तरह आपने नाम सुना होगा ई कोड का। ठीक है जी। तो ये जो मुख्तलिफ फूड एडिटिव्स हैं इनकी इतनी लंबी लिस्ट है, और वो आपके साथ इंशाल्लाह शेयर की जाएगी, आज के लेक्चर में शामिल है। इनकी इतनी लंबी लिस्ट है कि बाय नेम जो है इनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो इनको इजी बनाने के लिए, ताकि हर बंदा इसको इजी अंडरस्टैंड कर सके, इसको समझ सके, तो उसके लिए यूरोपियन यूनियन ने, ई से मुराद है यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन ने एक सिस्टम बनाया जिसको ई कोड सिस्टम बोलते हैं। तो ई कोड सिस्टम में ये होता है कि हर फूड एडिटिव जो है, आपने पीछे जो जिक्र हुआ फूड एडिटिव का, जैसे विटामिन सी है, कैल्शियम प्रोपियोनेट है, तो ये जितने भी फूड एडिटिव हैं इनको कोई ना कोई ई कोड दिया जाता है। तो हर एक का अलग अलग ई कोड होता है, वो आगे इंशाल्लाह उनका जिक्र आएगा। तो उन ई कोड का ये फायदा होता है कि उन फूड एडिटिव को याद रखना,
उसको लेबल के ऊपर लिखना आसान हो जाता है। लेकिन ई कोड जो होते हैं ना, उनमें बहुत सारे ऐसे ई कोड हैं जो ठीक है हम यूज कर सकते हैं, उन पर कोई इशू नहीं है, वो हलाल हैं। कुछ ऐसे ई कोड हैं, ऐसे एडिटिव, कि जो मशबू कैटेगरी कैटेगरी में आते हैं, यानी डाउटफुल। मशबू का मतलब होता है डाउटफुल, यानी वो मशकूक है, उसका स्टेटस क्लियर नहीं है कि वो हलाल है या हराम है, उस पर रिसर्च करनी पड़ती है। और तीसरे कुछ कुछ उसमें से ऐसे भी हैं जो कि हराम कैटेगरी में आते हैं, तो इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। माशा तो जो ये हम आज का एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आगे जितनी भी स्लाइड्स आएंगी उसमें हम आपको मुख्तलिफ खाने खाने के अज्जा और उसमें एडिटिव जो इजाफी चीज़ें वो दिखाएंगे, और उसकी हैसियत को हम जानने की कोशिश करेंगे कि कि क्या वो चीज़ हलाल है या हराम है या मशबू है। तो ये स्टेटस हम उसका डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम ये एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। ई कोड में जाने से पहले दो मेन पार्ट है आज के लेक्चर के। एक जो पार्ट है वो जनरल है, जिसमें मैंने आपको मुख्तलिफ फूड्स दिखानी है और कुछ फूड के अज्जा दिखाने हैं, आपने उनको गौर से देखना है और आपस में मशवरा करके मुझे बताना है कि इसका स्टेटस क्या होगा, हलाल होगा, हराम होगा या मशबू होगा। और दूसरा जो पार्ट है उसमें हम स्पेसिफिकली जो है वो ई कोड के हवाले से बात करेंगे। जी, तो आगे चलते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1। जी, क्वेश्चन मैं देख लूं, इसकी पहचान कैसे होगी आखिर दो। जी जी, ये मुबशर अली ने सवाल किया कि इसकी पहचान कैसे होगी, ये आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 पे हम चलते हैं। और इसमें सबसे पहले जो मैंने आपके सामने शो करूंगा, ये देखिए, आपके सामने एक फूड प्रोडक्ट है। इस फूड प्रोडक्ट का नाम है बेकन। क्या नाम है जी इसका? बेकन। आप में से अगर कोई यूरोपियन कंट्रीज में जाए या कभी विजिट का मौका मिले, या अगर आपके कोई रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हों, तो शायद आपको ये सुनने को मिले कि इस तरह का एक प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं बेकन। अब ये जो बेकन प्रोडक्ट है, ये बेसिकली पिग्स के गोश्त से बनाया जाता है, ठीक है। और उसकी पीठ पेट या उसकी पीठ के जो कम चर्बी वाले हिस्से होते हैं ना, उनके टुकड़े करके उसको फिर ये नमक लगा के इसको किया जाता है। तो इस प्रोडक्ट का नाम है बेकन। तो क्या कहेंगे, ये हलाल है या हराम है? जी, हाथ खड़े हैं हामिद रजा साहब का, तनवीर और मलिक जवाद। ये मलिक जवाद साहब ने नहीं पहले जवाब दिया, आप बता दें जी मलिक जवाद। हराम, हराम जी, बिल्कुल जी जी, ठीक है, ये डेफिनेट। हराम है बिल्कुल, क्योंकि जी ये बिल्कुल, इसका सुअर के स्टेटस गोश्त तो से है तो फिर। बिल्कुल क्लियर है जी, इसका स्टेटस तो बिल्कुल क्लियर है। चाहे वो जिस भी शक्ल में वो बनाया गया है, चाहे वो फ्राई किया गया है, चाहे वो पकाया गया है, नमक लगाया गया है, जिस भी शक्ल में है, वो बेसिकली पिग का ही गोश्त, सुअर का गोश्त है वो। तो ये बिल्कुल वाज़ह तौर पर ये हराम होगा, बेकन। क्लियर हो गया जी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये जो चीज है इसको बोलते हैं हाम, HAM, हाम। ये जो होता है, ये सुअर की, पिग की लेग्स का गोश्त होता है, यानी सुअर की जो रान का गोश्त होता है, उससे ये पीस बनाए जाते हैं। और फिर इस तरह ये आपके सामने शक्ल है। इसके बारे में आप क्या राय देना चाहेंगे? यकीनन सबके जवाब आ रहे हैं, वेरी क्लियर, जबरदस्त है कि जो कतअन हराम है, ये भी हराम है, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। ये तो ऐसी चीजें तो बड़ी वाज़ेह है ना, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये तो जैसे ही मैंने आपके सामने स्लाइड ओपन की, फौरन ये आपके जवाब आना शुरू हो गए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आगे कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी आएंगे कि जिसमें आपने सोच के जवाब देना है, ठीक है, फौरन जल्दी नहीं करनी। लेकिन ये जो आइटम मैंने अभी आपको दिखाए हैं, चाहे वो ये बेकन है और चाहे वो हाम है, ये तो बिल्कुल क्लियर है, वाज़ है, इसमें तो कोई शको शोबे की बात ही नहीं है। थैंक यू आपके आंसर का। अच्छा जी, अब अपने गौर से सोच के बताना है। पेप्सिन, पेप्सिन एक एंजाइम है, खामरा, ठीक है जी। एंजाइम जो होता है ना, इंग्लिश का लफ्ज है एंजाइम, और इसको उर्दू में बोलते हैं खामरा। खामरा या एंजाइम जो होता है ना, इसका काम क्या होता है कि ये किसी चीज के रिएक्शन को बढ़ाता है, हाजमे में मदद करता है। जैसे हमारे पेट में भी, हमारे मैदे में भी पेप्सिन सेक्रेट होता है। जितने भी जानवर हैं ना, क्योंकि सब जानवर गोश्त खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, तो प्रोटीन को हजम करने के लिए पेप्सिन की जरूरत होती है। तो पेप्सिन एक खामरा है, एक एंजाइम है, जो कुदरती तौर पर हमारे मैदे में भी मौजूद होता है। अब
बाज दफा जिन लोगों में पेप्सिन की कमी होती है ना, तो उनको आर्टिफिशियली यानी मसनूई तरीके से पेप्सिन मेडिसिन की सूरत में, टैबलेट्स की सूरत में भी मिलते हैं, और वो डिफरेंट जानवरों से लिया गया होता है। मेरी बात पे गौर गौर करना आपने। वो पेप्सिन जो मेडिसिन की सूरत में इंसानों को दिया जाता है, वो मुख्तलिफ जानवरों से लिया जाता है। तो इसके बारे में आप क्या राय देंगे? देखे ना, आपने जल्दी की है। वेरी गुड। मंसूर अहमद भाई ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। सजाद अली साहब और मंसूर भाई। उसामा जी, जिन लोगों को हराम लिख रहे हैं जल्दी में, वो थोड़ा सा स्टॉप करें, क्योंकि अभी तो आपको पता नहीं है ना कि ये पेप्सिन किस जानवर से लिया गया है ना। तो आप ये ना समझे ना कि हर चीज सुअर से आ रही है। तो आपको थोड़ा चेक करना है कि ये किस चीज से लिया गया है। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई द सोर्स। जरिया, सोर्स, सोर्स या जरिया आपको देखना है। तो अगर उसका सोर्स हलाल है, यानी वो हलाल जानवरों को हलाल तरीके से ज़बह किया गया है और हलाल जानवरों से हासिल किया गया, तो फिर डेफिनेटली वो हलाल होगा। और अगर वो हराम जानवरों से लिया गया तो वो हराम होगा। और अगर उसका स्टेटस नहीं पता कि हलाल है या हराम है जानवर, तो उस वक्त तक, जब तक कि आप उसको क्लियर नहीं कर लेते, वो मशबूह कैटेगरी में आएगा। ठीक है जी। तो मशबूह का मतलब है डाउटफुल। तो आप में से जिन भाइयों ने जवाब दिया ना मशबू, या कह लें कि उसको तहकीक करनी पड़ेगी, उनका जवाब ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है ना, ऐसा नहीं है ये भाई आपको, जिन भाई लिख रहे हैं ना कि वो हर दफा सूअर से ही हासिल होता है, ऐसा नहीं है। पेप्सिन एंजाइम मल्टीपल जानवरों से हासिल होता है, और हलाल जानवरों से भी ये हासिल किया जाता है। तो इसलिए कल को अगर आप शरई एडवाइजर बन के जाते हैं किसी इंडस्ट्री में या किसी कंपनी में, फैक्ट्री में, आपसे कोई राय ली जाती है शरई एडवाइजर के तौर पर, तो आपने जवाब देने में जल्दी नहीं करनी। आपने उनको ये सवाल करना है कि मुझे इसका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन दिखाएं। इसको आप नोट कीजिए, COO। मैं यहाँ पर मैसेज में लिख रहा हूँ, चैट बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ, इसको आप नोट कीजिए, COO। इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ठीक है जी। और एक दूसरा होता है COA, इसको बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो जिन कंपनी में आप अपनी सर्विसेज दे रहे होंगे, अच्छा सॉरी कैसर भाई, ये मैसेज आपको चला गया। आप ये मैसेज कॉपी करके सबको ग्रुप में डाल दें। एवरीवन इन मीटिंग, दोबारा मैं डाल देता हूँ। ठीक है जी। तो COO का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस, और COA का मतलब होता है, अब सबको चला गया मैसेज, आप देख सकते हैं। COA का मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। तो प्यारे दोस्तों और भाइयों, देखिए कि जब आपसे इस तरह का सवाल किया जाए, कल को आपसे कोई फैक्ट्री वाले लोग आपकी जामा में आ सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं, आपसे मशवरा ले सकते हैं, तो आपने जवाब देने में जल्दी नहीं करनी। तो जो चीज़ क्लियर है वो क्लियर है, जो चीज़ क्लियर नहीं है उसका जब तक आप चेक ना कर लें, आपने उसका स्टेटस डिक्लेयर नहीं करना। नेक्स्ट ये लार्ड। अब तो आपका जवाब फौरन आएगा। लार्ड का मतलब है, लार्ड होता ही पोर्क से है। पोर्क का मतलब है सुअर, सुअर का गोश्त, पिग। जो सुअर के जिस्म से चर्बी निकलती है, तो उस चर्बी से ये बनाया जाता है। ये भी एक किस्म की चर्बी है जो कि फूड में लोग इस्तेमाल करते हैं, पकाने के लिए, चीज़ों को फ्राई करने के लिए। लेकिन ये जो लार्ड है, लार्ड घी होता है, फैट होती है जो कि सुअर के जिस्म से निकलती है। तो इसका स्टेटस तो बिल्कुल क्लियर है जी। बिल्कुल जी, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ। मंसूर, पीरजादा, फैसल, ताहिर, हाशिम, माशाल्लाह, सलाहुद्दीन, कतन हराम है, बिल्कुल जी क्लियर है, वाज़ह है, इसमें कोई शक व शुबा की बात नहीं है। तो ये चूंकि एक इसका सोर्स ही पिग है, तो ये चीज़ हम किसी सूरत में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। आगे चलते हैं। टालो। अब जल्दी नहीं करनी, ठीक है। मैं सबको अगेन कह रहा हूँ कि जवाब देने में जल्दी नहीं करनी। टालो जाए, ये भी घी है, ये भी फैट है, और ये जानवरों से हासिल की जाती है। मैंने बोला है जानवरों से हासिल की जाती है। ठीक है जी। ज्यादातर गाय के गोश्त से, इसके अलावा जानवरों से भी हासिल की जाती है। अब आप जवाब दीजिए। अगर तो गाय के गोश्त से है तो ज़ाहिर है ये हलाल होगी, गाय के जिस्म से हलाल तरीके से हासिल की गई है। और अगर ये किसी और जानवर यानी जानवर लिखे हुए नहीं हैं, तो इस सूरत में ये मशबूह होगी। थैंक यू जी, आपका जवाब ठीक है।
कैसर भी माशाल्लाह आप नोट कर रहे होंगे। सब स्टूडेंट बहुत एक्टिव हैं और बड़ी तेजी से सब स्टूडेंट के जवाब आ रहे हैं माशाल्लाह। मैं सबका जी शुक्रिया अदा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा आ कि रहा है रिस्पॉन्स। अल्हम्दुलिल्लाह सब गौर से सुन रहे हैं और सब दिलचस्पी भी ले रहे हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। थोड़ा आगे जाके मैं ब्रेक करूंगा और फिर मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। जिसने कुछ कमेंट करना हुआ वो बेशक अपने पास नोट करके रखिए, आपको इजाजत देंगे आपको बोलने की इंशाल्लाह। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट है जी रेनिट। रेनिट एक एंजाइम है। रेनिट एक खामरे का नाम है, ठीक है जी। पहले तो इसको उर्दू में आप समझ लें कि उर्दू में इसको खामरा बोलते हैं। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि रेनिट कोई एक एंजाइम नहीं है। रेनिट जो है ना ये मुरक्कब है, बहुत सारे खामरों का मुरक्कब है। मुरक्कब उर्दू का लफ्ज है और इसको इंग्लिश में यानी कंपाउंड कह लें, मिक्सचर कंपाउंड। तो ये बहुत सारे एंजाइम जिसमें जो मेन है वो काइमोसिन और पेप्सिन है। ये उन खामरों के नाम है। काइमोसिन और पेप्सिन उनका मुरक्कब जो है ना उसको रेनिट बोलते हैं। और ये सदियों से, मतलब आजकल की बात नहीं है, सदियों से हजारों सालों से ये जो रेनिट होता है ना ये पनीर बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। दूध को चीज में कन्वर्ट करने के लिए। और ये जानवरों के मैदे से हासिल होता है। कौन से जानवर? मैमल्स, ठीक है जी। इसको बोलते हैं ये वाला जो होता है एंजाइम, ये जो दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं ना, तो उनके मैदे से हासिल होता है, ठीक है। उनके मैदे से हासिल होता है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? माशाल्लाह जी, और ज्यादातर के मुफ्ती जवाब साजिद ठीक है, साहब का मशहूर। फतवा भी कुछ दिन अच्छा पहले ये अल-मिफ्ताह के ऑफिशियल अच्छा, ये जो पेज हम पे बात कर पहुंचे। रहे हैं आज, ये कोई फतवा नहीं है, ये बिल्कुल हम एक डिस्कशन कर रहे हैं। अगर किसी के जवाब गलत भी हो जाए तो कोई परेशानी नहीं है। हम डिस्कशन चूंकि कर रहे हैं। यहाँ पे एक भाई ने लिखा है कि नाट हलाल। तो आपसे मैं पूछूंगा बाद में कि आप कैसे कह रहे हैं कि नाट हलाल। ये अवैस यासीन भाई हैं। अवैस यासीन भाई ने लिखा है नो हलाल। उसामा जुवैद ने लिखा है मशबूर, ठीक है जवाब उसामा का। जिन्होंने जिन्होंने मशबूर लिखा है वो ठीक है जवाब, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि ये कौन से जानवर से जो है ना वो हासिल किया गया। इस पे एक फतवा भी नज़र से गुजरा है माशाल्लाह मुफ्ती साजिद साहब का। उसमें कुछ मजीद इंफॉर्मेशन वो ऐड कर रहे हैं, तो वो इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। ठीक हो गया जी। अब आगे हम चलते हैं। रेनिट की भी डिस्कशन होगी। जेलेटिन। जेलेटिन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा खानों में इस्तेमाल हो रही है। मुख्तलिफ किस्म की आइसक्रीम में इस्तेमाल होती है, दहियों में इस्तेमाल होती है, चीज़ों को थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए। इसके अलावा जूसेस में भी इस्तेमाल होती है। और बेसिकली इसका जो मेन यूजेज है वो बेसिकली जो जो फूड्स होती है ना, जैसे करी टाइप फूड्स होती हैं जिनसे करी बनती है, शोरबे वाली फूड्स जो खाने वाली होती हैं उनमें भी डालते हैं ताकि इससे गोश्त का टेस्ट भी आए और वो थोड़ा थिक या गाढ़ा भी हो जाता है। इसको सिंपली समझने के लिए मैं बताता हूँ कि जैसे पाए का नाश्ता, आप लाहौर में तो माशाल्लाह बहुत फेमस है पाए का नाश्ता। तो पाए का नाश्ता जो होता है उसमें पाए के में अंदर जो गाढ़ा थिकपन होता है वो इसी की वजह से होता है। तो आंसर भी आना शुरू हो गए हैं माशाल्लाह बहुत जल्दी से। ठीक है जी, आपका जवाब जेलेटिन। जब तक, अच्छा जब आप मशबूह लिखते हैं ना उसमें आपने लाजमी ये लिखना है कि जब तक इसके सोर्स का नहीं पता, जरिए का नहीं पता, तब तक ये मशबूह होगी। लेकिन अगर ये हलाल जानवरों से हलाल तरीके से ज़बह करके जानवरों को और फिर उससे ये हासिल हुई है तो फिर डेफिनेटली हलाल होगी। अगर ये सूअर से, पिग से हासिल हुई है तो ये हराम होगी। अब अनफॉर्चुनेटली दुनिया में हो क्या रहा है, ये अगली स्लाइड आप जरा गौर से देखिए कि 2019 में जेलेटिन की दुनिया में जो मांग थी ना 620,000 टन, या यूं कह लें 6,20,000 टन। एक टन जो होता है वो 1,000 किलो का होता है, ठीक है ना। एक टन में 1,000 किलो होते हैं। अब 6,20,000 को 1,000 से जरब दें तो आप खुद सोच सकते हैं ये करोड़ों करोड़ों जो है ना वो किलोग्राम बनेंगे। तो इतनी ज्यादा इसकी डिमांड है पूरी दुनिया में, ठीक है। ये जो इस तरह के फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं इनको आपने लाजमी जो है ना जहन में याद रखना है, इनको कहीं पे नोट करने की कोशिश किया करें, क्योंकि ये चीजें जो होती हैं ये आपके काम आएंगी। अब इतनी ज्यादा जेलेटिन की डिमांड है और ये ज्यादातर जो है वो इसका जो कह लें कि आप ये जो ऊपर ग्राफ मैंने दिया है, तकरीबन इसमें से आधी जो जेलेटिन है ना वो पिग से आ रही है। आधी जेलेटिन पूरी दुनिया में जो जा रही है वो पिग से हासिल हो रही है।
तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्कॉलर्स के लिए, मुस्लिम स्कॉलर्स के लिए। ठीक हो गया। और बहुत सारे माशाल्लाह, एक भाई ने, उमैर अराई साहब ने कैलकुलेशन करके भी भेज दिया, थैंक यू उमैर भाई। तो बहुत सारे स्कॉलर्स जो है ना इस फिक्र में हैं कि हम मुस्लिम कंट्री में कैसे इंश्योर करें कि जो जेलेटिन है वो हलाल सोर्स से आ रही। तो बहुत सारी कंपनीज ने, मुस्लिम कंपनीज ने तो खुद ही बनाना शुरू कर दिए। तो इसमें जब भी कहीं पे आप देखें जेलेटिन, तो उसमें लाजमी चेक करें कि उसका सोर्स क्या है। इसका जो ई नंबर है 441 है। नेक्स्ट है सिस्टीन। सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये भी एज ए सप्लीमेंट्री मेडिसिन के तौर पर यूज होता है, क्योंकि ये जानवरों से हासिल होता है। तो इसमें भी वही असूल होगा कि इसका हमने सोर्स जो है वो चेक करना है। अगर इसका सोर्स हलाल है तो ये हलाल होगा, अगर इसका सोर्स हराम है तो फिर ये नाजायज होगा। नेक्स्ट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, वनीला एक्सट्रैक्ट। ये तो आप लोगों ने यकीनन हर घर में होता है। अक्सर आइसक्रीम बनाने के लिए घर में कोई खीर वगैरह, कोई स्वीट डिश बनानी हो, तो उस वनीला का जो फ्लेवर होता है, वनीला ये केले की तरह का फ्लेवर होता है, ये डाला जाता है। तो वनीला एक्सट्रैक्ट जो है, ये बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल है, अक्सर आपके हर एक के घर में होगा। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, वनीला एक्सट्रैक्ट जो है? जी। जी, तनवीर भाई ने हलाल, शकील भाई ने कहा है हलाल, और हाफिज फैजुल हक ने हलाल। जी, इसके बारे में ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा आप डिस्कशन को गौर से सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपको कभी गलतफहमी नहीं होगी। याद रखिए, वनीला का जो एक्सट्रैक्ट है ना, ये केले की फलियों से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उसको यानी निथार के निकालना, उसको कशीदा कशीदा करना फलियों में से। तो केले की जो फलियां होती हैं केले के दरख्त की, उसमें से ये कशीद करके निकाला जाता है। और प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि जब ये निकाला जाता है तो इसको निकालने के लिए अल्कोहल इस्तेमाल होती है। क्या इस्तेमाल होती है? अल्कोहल। और यहाँ पर मैंने आपके सामने एक स्टैंडर्ड का रेफरेंस भी दिया है, यूएसएफडीए। ये आपको पता है पूरी दुनिया में ये माना जाता है। एफडीए, यूएसएफडीए, यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, अमेरिका का एफडीए का, ये मैंने स्टैंडर्ड का स्क्रीनशॉट आपसे शेयर किया। इसके मुताबिक जो वनीला एक्सट्रैक्ट की डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन भी यही है कि उसमें 35% अल्कोहल होनी चाहिए कम से कम। ठीक है जी। वनीला एक्सट्रैक्ट जब हम बोलते हैं वनीला एक्सट्रैक्ट, तो उसकी डेफिनेशन ये है, उसको उस वक्त तक वनीला एक्सट्रैक्ट माना ही नहीं जाता जब तक कि वो 35% अल्कोहल के अंदर ना हो। तो इसका मतलब ये है कि अगर ओरिजिनल वनीला एक्सट्रैक्ट होगा, अब मेरी बात गौर से सुनिए, वनीला एक्सट्रैक्ट होगा लिक्विड हालत में एथेनॉल के अंदर, और उसके अंदर इतनी ज्यादा एथेनॉल होगी, तो वो डेफिनेटली वो हराम होगा, वो हम यूज नहीं करेंगे। लेकिन जो आपके घरों में या पाकिस्तान में ज्यादातर आता है वनीला फ्लेवर, वो पाउडर फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? पाउडर फॉर्म में। जो पाउडर फॉर्म में होता है उसमें से एथेनॉल को उड़ा दिया जाता है, वो खुश्क कर दिया जाता है, और पाउडर फॉर्म वाला जो होता है वो ठीक होता है, वो हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जो वनीला एक्सट्रैक्ट अल्कोहल में होगा, वो आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक और अल्कोहल होती है, वो ये देखिए, ये मैं एक दिन एक शॉप पे फिर रहा था, तो वहां पर मैंने ये देखा खुद। ये मेरी ही पिक्चर ली हुई है, मैंने ये पिक्चर ली इसकी फ्लेवर की भी, और फिर इसके जो इंग्रेडिएंट आप गौर से देखें तो वो भी इसमें शो हो रहे हैं। तो ये वाला जो वनीला फ्लेवर है, ये है तो लिक्विड फॉर्म में, बट ये अल्कोहल के अंदर नहीं है। ये प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, ये अल्कोहल की किस्म है, लेकिन ये वो वाली अल्कोहल नहीं है जो नशा आवर होती है। इसमें लिखा हुआ है, आप गौर से देखिए इंग्रेडिएंट्स में, इसमें लिखा हुआ प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल जो है ये जायज होती है, ये नशा आवर नहीं है, इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसलिए इस पे ऊपर लिखा हुआ है अल्कोहल फ्री। तो इसका मतलब है कि जो वनीला एक्सट्रैक्ट होगा उसमें भी दो केसेस हैं। कौन से दो केसेस हैं? एक केस है कि अगर वो प्योर हालत में है, एक्सट्रैक्ट हालत में है, जैसे उसको केले की फलियों से निकाला गया है और अल्कोहल के अंदर उसको डिजोल्व किया गया है, जिसमें 35% अल्कोहल है, इस सूरत में वो हराम होगा। ठीक है जी। लेकिन अगर वो ड्राई फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म है, तो फिर वो जायज है। और इसी तरह अगर वो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल है, ये ग्लाइकोल ब्रदर, एक भाई ने लिखा है कि ग्लाइकोल तो अल्कोहल है। याद रखिए, अल्कोहल एक बहुत बड़ा ग्रुप है। अल्कोहल पे पूरा अलग से लेक्चर इंशाल्लाह किसी मौके पे आपको दिया जाएगा। जनरल जब हम अल्कोहल का लफ्ज बोलते हैं तो अल्कोहल से हम मुराद लेते हैं शायद शराब है, लेकिन अल्कोहल बहुत बड़ा ग्रुप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का।
तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी अल्कोहल्स हैं जो कि नशा आवर नहीं है, और वो उनमें कुछ ऐसी हैं जो कि फूड के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। उनमें से ये एक है प्रोपाइलीन ग्लाइकोल। ओके जी, नेक्स्ट, रोम। रोम जो है, जी थैंक यू। रोम जो है ये एक ऐसी शराब है जो कि शुगर केन यानी गन्ना जो होता है ना, गन्ने का जो मोलेसेस होता है, गन्ने का जो जूस होता है, उसकी फर्मेंटेशन से बनती है। तो इसके बारे में तो क्लियर हो गया जी। क्या क्या कहेंगे आप, आपकी राय क्या है? थैंक यू कारी भाई, आपने अच्छा कमेंट किया। हराम हराम बिल्कुल ठीक हो गया। अहमद भाई, उमैर भाई, सबका जवाब ठीक है जी। क्योंकि ये रोम जो है, अब देखिए ना, ये बेसिकली इसको शराब नहीं बोला गया, लेकिन है बेसिकली ये शराब रोम है। ये गन्ने को फर्मेंट करके बनाई जाती है और ये नशा आवर है, तो ये यकीनन हराम होगी जी। मलिक जवाद कुछ पूछना चाह रहे हैं, अगर आप सवाल होल्ड कर लें तो गुड, अदरवाइज आप पूछ सकते हैं मलिक जवाद। सर इसमें पूछना था कि अल्कोहल का भी जिक्र हुआ है, तो इसमें जो पीछे हमें बताया गया था उसमें ये था कि ये मतलब कि होता ही शराब में से, अगर इसको शराब में शामिल किया जाए तो नशा देती है, अगर इसको शामिल ना किया जाए तो फिर वो नशा नहीं देती। तो इसमें आप कह सकते हैं कि अब ये जो किस्म आप बयान कर रहे हैं ये किसी और चीज़ से इसके सोर्सेज अलग हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। इसका इसका सोर्स अलग है, यानी ये उस तरह से शराब से नहीं। ये जो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल की बात हुई है ना यहाँ पर, प्रोपाइलीन ग्लाइकोल, इसका सोर्स अलग है, इसका कोई सोर्स इसका नशावर नहीं है। लेकिन ये जो रोम की बात हुई है, रोम एक नशावर है, ठीक है, ये हराम होगी। नेक्स्ट है जी लिपेज। लिपेज भी एक खामरा है, एक एंजाइम है जो कि बेसिकली ट्राइग्लिसराइड के ब्रेकडाउन से हासिल होता है, और इसका सोर्स भी एनिमल्स है। तो इसमें वही रूल होगा इसमें भी कि अगर जो है वो एनिमल हलाल है, हलाल तरीके से हासिल किया गया, तो फिर तो वो चीज़ हलाल होगी। और अगर हराम एनिमल से ये लिपेज लिया गया तो वो ठीक नहीं होगा। अच्छा, इसका जो फाइनल एक फतवा के लिहाज से जो है ना डिसीजन, वो मैं तो नहीं दे सकता, वो तो ज़ाहिर मुफ्ती साहब का काम होता है। मैं अपनी टेक्निकल ओपिनियन जो है ना वो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो लिपेज के अंदर वही रूल होगा जो पीछे हमने जेलाटिन में या बाकी चीज़ों में पढ़ा है जी। मलिक जवाद, दोबारा आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? यस, डिपेंड्स अपॉन एनिमल, गुड, सबका जवाब ठीक है माशा। अच्छा जी, टॉरिन। टॉरिन का आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में स्टिंग के नाम से है ना एक एनर्जी ड्रिंक, आपने पिया होगा, स्टिंग के नाम से है। और एक जो है वो और भी काफ़ी हैं, रेड बुल, रेड बुल पूरी दुनिया में मशहूर है। ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं ना, आम पेप्सी, सेवन अप, कोका कोला जो होते हैं, आम ड्रिंक से ये डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं इनके अंदर टोरीन इस्तेमाल होती है। टोरीन एक अलग कंपाउंड है जो कि बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये डिफरेंट जो हलाल अथॉरिटीज़ है ना, उन्होंने इसको हलाल डिक्लेयर किया है। इसमें कोई ऐसा सोर्स नहीं है इसका कि जो कि सुअर की तरफ या किसी हराम जानवर की तरफ लेकर जाए। इसी तरह ये और दो एडिटिव्स हैं, एक है E320 जिसको बोलते हैं BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, और दूसरा है E321 BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन। ये दो नाम हैं, थोड़े से मुश्किल हैं, लेकिन आप बार बार इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएंगे। ये दोनों जो है ना, ये तेलों के अंदर, ऑयल जो होते हैं, कुकिंग ऑयल्स, उनके अंदर इस्तेमाल होते हैं, और इनका मकसद होता है ऑयल को ऑक्सीडेशन से बचाना। यानी ऑयल, आपको पता है ना, तेल जो होते हैं वो कुछ अरसे बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन अंदर जाने की वजह से वो खराब हो जाते हैं, उनमें स्मेल पैदा हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। तो ये दो मशहूर एंटीऑक्सीडेंट हैं। तो इनका भी स्टेटस आप जहां भी आप देखेंगे तो ये आपको मशबूह मिलेगा, क्योंकि इनके सोर्सेज डिफरेंट हैं। तो अगर इसका कोई हलाल सोर्स होगा तो फिर ये जो आइटम होंगे ये हलाल कैटेगरी में आएंगे, अदरवाइज इसको मशबूह डिक्लेयर करेंगे। नेक्स्ट जी, जी तनवीर अत्तारी साहब, आप क्या फरमाना चाह रहे हैं? गुड, शमीर जी, अस्सलाम गुड गुड। वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। रहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर जी, मेरा ये सवाल ये है कि आपने फरमाया कि जिस जानवर का पता हो कि ये हलाल है तो उस सूरत में तो उसको
जिसका सोर्स मतलब हलाल हो तो उसको हलाल डिक्लेयर कर दिया जाएगा, लेकिन जिसका हराम है उसको हराम बोला जाएगा, लेकिन जिसका पता ना हो तो उसको मशबू बोला जाएगा। जी जी लेकिन हमें जी। पीछे जो बताया गया था तो उसमें तो ये था कि जो गोश्त है, गोश्त में असल होना, असल जो है ना हराम होना है। तो उसको मशबूह हम क्यों बोल रहे हैं? जिसके बारे में पता नहीं है तो उसको क्योंकि गोश्त की असल हलाल होना है, तो जब तक हुक्म नहीं पता कि कौन सा जानवर है तो उसको हराम नहीं बोल सकते हैं। जी, ये देखिए, ये थोड़ा सा फिकही डिस्कशन है, जिसमें मुफ्ती साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर रहनुमाई दे सकते हैं। मैं माजरत के साथ इसमें कोई इस तरह की चीज़, क्योंकि हम बात करें जो कि जानवरों से डिफरेंट चीज़ें जो एक्सट्रैक्ट की जाती हैं ना, जानवरों से हासिल की जाती हैं, हम उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। हम फिलहाल को गोश्त वगैरह की डिस्कशन तो कर ही नहीं रहे। लेकिन अगर इस तरह का आपका कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली इंशाल्लाह मुफ्ती साहब आपको रहनुमाई दे देंगे। अच्छा जी, ये एक कलर है कोची नील कलर। इसको कारमाइन भी बोलते हैं, और इसको कोची नील बेसिकली ये कीड़े का नाम है। एक कीड़ा होता है, उसका नाम है। ये अगली स्लाइड में आप देखिएगा, नजर आएगा आपको। ये आपको लेफ्ट साइड पे जो नजर आ रहा है ना, रेड कलर का, ये पूरा जिस्म इसका रेड रंग का होता है। ये एक कीड़ा होता है, इसका नाम कोची नील है। तो इस कीड़े को मार के, इसको ड्राई करके, फिर इसको पीस दिया जाता है। कीड़े की पूरी बॉडी को ही पीस दिया जाता है, तो इसको पीस के, तो इससे ये रंग हासिल होता है जिसका नाम है कोचिनिल, और इस रंग का नंबर है E120। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, हराम, बिल्कुल जी, सही है आपका। ये फिक़ह हनफी के अंदर हराम है। और जो है, ये हमारे जो पाकिस्तान के जो स्टैंडर्ड हैं, उनके अंदर भी ये हराम डिक्लेयर किया गया है। थैंक यू। तो बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हमारी एक एक्सरसाइज भी मुकम्मल हो गई, और पहला जो हमारा पार्ट था वो मुकम्मल हो गया। पहले पार्ट का मकसद ये था कि आपको बेसिक इंग्रेडिएंट और फूड एडिटिव्स में फ़र्क पता चले, और फिर फूड एडिटिव की किस्में कौन सी होती हैं, और कुछ ऐसे फूड एडिटिव्स जो कि बड़े फेमस हैं, दुनिया में यूज़ हो रहे हैं, उनका जो है मैंने आपके सामने जब वो जिक्र किया, और आपने उसका एक्सरसाइज की कि हलाल है या हराम है या मशबूह है। एक्सरसाइज नंबर 2 में जाने से पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। अवैस यासीन भाई, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी शौकत इकबाल हाशमी साहब, आप बड़े ही आसान और सहल अंदाज के साथ हमें समझा रहे हैं। मेरा आपसे जज़ाकल्लाह। सवाल ये है कि खाने की अशिया के अंदर क्वालिटी कंट्रोल का मेयार क्या होना चाहिए? इस हवाले से थोड़ी कोई तफसील दरकार। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है आपका। खानों के अंदर देखिए, जो क्वालिटी कंट्रोल है ना, क्वालिटी हमेशा, इसका जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ना, वो ये होता है हमेशा कि जो कस्टमर होता है ना, कस्टमर फोकस चीज़ें हम बनाते हैं, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। मतलब मैं एक मिसाल देता हूँ कि अगर आप एक ब्रेड बना रहे हैं, आपकी फैक्ट्री है ब्रेड बनाने की, तो आप ये देखेंगे कि जो कस्टमर है जिसको आपने ब्रेड बेचनी है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। ब्रेड किस साइज की होनी चाहिए, कैसा उसका शेप होना चाहिए, कितना उसमें मिठास होनी चाहिए, कैसा उसका कलर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये क्वालिटी में आती हैं। दूसरी चीज़ जो होती है, कुछ लीगल स्टैंडर्ड भी होते हैं, उस मुल्क के, उस कंट्री के कुछ लीगल स्टैंडर्ड होते हैं। वो लीगल स्टैंडर्ड जो है ना, वो आपको बता रहे होते हैं कि क्वालिटी के लिए आपने इन इन चीज़ों को फॉलो करना है। फिर उसका जो लेबल है फूड के ऊपर, उस लेबल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें क्वालिटी में आती हैं। ठीक है जी, इन चीज़ों का ताल्लुक क्वालिटी के साथ है। जी, मोहम्मद बूटा साहब। जी, मोहम्मद बूटा भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। साद अर्ज कर रहा हूँ दर्जा साबिया से, रायमंड जामिया से। जी माशाल्लाह। उस्ताद साहब, सवाल अर्ज ये है कि आपने ये जो फरमाया है कि ई कोड जो होगा ये फूड एडिटिव के मुतल्लिक होगा, जी जी। तो जो बुनियादी बुनियादी ग़िज़ा है, उसके लिए कोई कोड नहीं होता? ये नहीं, उनके कोड नहीं होते। जैसे कोई आटा कोड है नहीं तो आटे का कोड नहीं होता। जी जी। होता? जी जी, ओके, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। और कोई सवाल? चलें, हम अगली एक्सरसाइज भी फिनिश कर लेते हैं, फिर एक दफ़ा इंशाल्लाह सवाल जो है आपसे लेंगे।
जी, फैजान अत्तारी साहब का सवाल है, ब्रायलर के नुकसानात बयान फरमा दें। देखिए, ये टॉपिक जो आपने सवाल किया ये आज से टॉपिक का हिस्सा नहीं है। अगर इसमें मैं बात करूंगा तो फिर टाइम सारा इसमें लग जाएगा। इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में इसमें बात करेंगे। ठीक हो गया। जी, इंशाल्लाह मोहम्मद बिलाल भाई ने रिक्वेस्ट किया है कि ये फाइल हमें ग्रुप में शेयर करें। तो इंशाल्लाह वो आप कैसर भाई से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। कैसर भाई इंशाल्लाह आपको जो भी ज़रूरी इंफॉर्मेशन जो फाइल होंगी वो दे देंगे। जी, अवैस यसीन साहब क्या कहना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि अल हलाल हवाले से आपने जो 5-7 दिन जो क्लासें दी हैं, तो जी, क्या यही कुछ है जो आपने बयान किया है अभी तक, या इसके अलावा कोई और चीज़ें भी हैं? क्योंकि आज तो आखिरी क्लास है, तो इस हवाले से। देखिए ब्रदर, ऐसा है कि माशाल्लाह आपका सवाल अच्छा है। ये कोई भी जब तखस्सुस, आपको पता है कि जो तखस्सुस के काम होते हैं उसमें डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा मटेरियल मवाद डिस्कशन में आता है और पढ़ना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं होता कि 5 दिन के अंदर बंदा उसका माहिर बन जाए। तो आपका सवाल जो है उसका सिंपल जवाब तो यही है कि ये सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। अब वो जो बहुत कुछ है वो आप कैसे हासिल कर सकते हैं, उसके लिए आपको कैसर भाई के साथ जुड़ना पड़ेगा। और उसके लिए जो है वो ग्रुप्स में अटैच रहें, मीडिया से अटैच रहें, इंशाल्लाह आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी। और बेहतर यह है कि जो 1 साल का तखस्सुस का कोर्स चल रहा है, अभी तो वो जो कि चल रहा है उसमें 6 महीने हो गए हैं। नेक्स्ट जो नया बैच शुरू हो तो उसमें आप ज़रूर शामिल होइएगा। उसमें फिर आपको और ज़्यादा सिस्टम स्टैंडर्ड आपको पढ़ना मिलेंगे। तो अब हम अगली एक्सरसाइज शुरू करें। ये मैंने आपको जो लिंक शेयर किया है ये आप सब लोग ग्रुप में देखिए। मैंने ग्रुप में इन बॉक्स में शेयर की है। वहां से आप अपने मोबाइल पे क्लिक करें तो ये आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। तो इसको अपने पास ओपन कीजिए। और ये जो ई कोड वेरीफायर है ना, ये बेसिकली वेरीफाई करने के लिए है। ये एक अथेंटिक लिंक है, अथेंटिक सोर्स है। इससे आप अच्छी तरह ई कोड को वेरीफाई कर सकते हैं। वैसे तो आप गूगल पे लिखेंगे तो बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ठीक नहीं है। तो ये वाला काफी मेहनत से डॉक्टर, पाकिस्तानी एक डॉक्टर है अमेरिका के अंदर, उन्होंने ये तरतीब दिया है। तो उनकी जो है ना रिसर्च की बेस पे ये सारा बनाया गया है। तो ये लिंक मैंने आपसे शेयर किया। इसमें आप ई नंबर लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है E320। तो E320 जो है इसका नाम है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। और ये मशबू है, यानी इसका सोर्स वेरीफाई करना पड़ता है। इसी तरह मैंने लिखा है E321 ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। तो ये भी मशबू है, इसका सोर्स भी वेरीफाई करना पड़ता है। एक मैंने लिखा है E300। आप भी लिख करके देखिए, जो भाई अभी खोल के बैठे हैं, अगर आप में से किसी ने मोबाइल में खोला है तो उसमें प्लीज आप लिखिए, ई लाजमी साथ लिखना है, E320। जी, तो उसमें आप देखेंगे कि E320 जब आप लिखेंगे तो वो हलाल आएगा। तो इस तरह से ये सोर्स आप यूज करके जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो ई नंबर्स होते हैं ना, पहले हमने थोड़ा सा मैंने जिक्र किया कि ई कोड क्या होते हैं। कि ये यूरोपियन यूनियन, जिसका पूरा नाम है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, ईईसी, उन्होंने ये बनाए। और ये आसानी के लिए, ताकि हमें चीज़ों को याद रखना आसान हो। तो इसका थोड़ी सी ये समरी मैं आपके सामने रखता हूँ। कि इसमें जो 100 से लेकर 199 तक होते हैं ना, यानी किसी भी चीज का जो कोड होगा वो 100 से लेकर 199 तक होगा, वो फूड कलर्स होते हैं। वो मुख्तलिफ रंग होते हैं जो खानों के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और 200 से लेकर 299 तक जो होते हैं ये प्रिजर्वेटिव होते हैं। प्रिजर्वेटिव वो चीज़ें होती हैं जो कि खानों को महफूज करने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 300 से लेकर 399 तक जो है, 300 से लेकर 399 तक ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा BHA, BHT। तो वो आपने, एक भाई ने अभी लिखा है मशबू, तो बिल्कुल ठीक है, वो मशबू ही होता है, उसको आपको वेरीफाई करना पड़ता है। 400 से लेकर 499 तक जिनका नंबर होता है वो थिकनर्स होते हैं, जेलिंग एजेंट्स उनको बोलते हैं। थिकनर या जेलिंग एजेंट का मतलब होता है कि जैसे जूसेस होते हैं ना, तो जूसों को थिक करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए वो इस्तेमाल होते हैं। 500 से लेकर 599 तक ये मुख्तलिफ साल्ट होते हैं, नमकियात होते हैं।
600 से लेकर 699 तक जिनका नंबर है वो फ्लेवर एनहांसर होते हैं, यानी वो फ्लेवर को बढ़ाते हैं। तो इसी तरह ये बाकी भी आप देख सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आप ई नंबर के लिहाज से स्टडी करते हैं, और नीचे मैंने आपके सामने इसकी पूरी लिस्ट शेयर की है। ठीक है, ये आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ आपके सामने, पेज बड़ा हुआ है। जी शौकत भाई। जी, थैंक यू। तो मुदस्सिर भाई शुक्रिया आपके कमेंट का, जजाकल्ला। तो इसमें देखिए मैंने इसको थोड़ा बड़ा करके आपके सामने शो कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले तो ये जो एक टेबल सा बना हुआ है ना, इस टेबल का बेशक आप स्क्रीन शॉट अपने मोबाइल में सेव कर लें, ताकि आपको हमेशा याद रहे कि इस कैटेगरी का नंबर होगा तो उससे क्या मुराद है, वो कलर होगा या प्रिजर्वेटिव होगा या थिकनर होगा। अच्छा, अच्छा, यहाँ पर अब हम इसको थोड़ा सा अलग भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अ, आपकी जस्ट आपकी हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई ऐसे होंगे कि वो शायद ये देख के परेशान हो रहे होंगे कि यार ये तो बड़ा मुश्किल है, इतने ज़्यादा नंबर हैं, इतनी लंबी लिस्ट है, ये कैसे याद होंगे, इनके तो नाम बड़े मुश्किल हैं। तो ये जो परेशानी आपको फील हो रही है, ये मुझे एमएससी करके मुझे भी ये फील होती है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एमफिल किया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये जो नंबर्स होते हैं ना, ये हम भी थोड़े थोड़े करके याद करते हैं। ये सारे एक दफ़ा याद नहीं होते। ठीक है, इसलिए इसको नफसियाती एक कह लेना कि जिसको बोलते हैं इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स, तो अपने कम्प्लेक्स का शिकार नहीं होना। ये कोई एक परेशानी बना के जहन पे आपने सवार नहीं करनी कि ये इतने मुश्किल हैं, इनके नंबर, इनके नाम। आप बस ये करें कि आपने ग्रुप्स याद रखने हैं। ठीक है, कि इस ग्रुप में ये कैटेगरी आती है, इस ग्रुप में ये कैटेगरी आती है। और बाकी तो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपने इंटरनेट से बैठ के, आपने इंटरनेट से खोल के उसको देखना है। तो जो मशहूर मशहूर मेन मेन है उनको कोशिश करें याद करने की। लेकिन अगर कोई याद नहीं होते तो उस पर आपने परेशान नहीं होना, उसको रीड करते रहना, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आपके वो जहन में बैठ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर ये कुछ जो इम्पोर्टेंट कुछ हैं, जैसे E120 है ना, कोची नील, अभी जो मैंने कलर की पिक्चर भी आपको दिखाई थी, ये तो हराम है। E441 जेलेटिन है, ये मशबू होगा जब तक कि इसका स्टेटस ना डिक्लेयर हो जाए, और अगर पिग से हासिल होता है तो ये हराम होगा। इस तरह E542 एडिबल बोन फास्फेट है, ये भी काफ़ी ज़्यादा पिग से हासिल होता है तो हराम होगा। अगर किसी हलाल एनिमल से हासिल किया जाता है इसका अलग स्टेटस होगा। इस तरह E904 जो है, ये शेलक है। ये शेलक लाख का कीड़ा जिसको बोलते हैं ना, ये दरख्तों पर होता है लाख का कीड़ा, तो उससे एक रेजिन हासिल होता है जिसको शेलक बोलते हैं। तो इसका भी स्टेटस जो है वो चेक करना पड़ता है। तो ये चंद एक मशहूर जो उनको यहाँ पर पहले जिक्र किया गया है। उसके बाद अगर आप देखें तो ये जो लिस्ट है ये शुरू हो रही है E100 से, यानी जो ई नंबर है ना, ये E100 से शुरू होते हैं। जो सबसे पहला ये है टर्मेरिक। टर्मेरिक किसको बोलते हैं बोला? अदरक के पाउडर को, हल्दी, सॉरी, हल्दी के पाउडर को। तो टर्मेरिक तो चूंकि एक जाहिर है एक नेचुरल चीज है ना, टर्मेरिक जो है वो टर्मेरिक जो है एक नेचुरल प्लांट से, पौधे से हासिल होती है। तो अगर नेचुरल पाउडर है तो ये हलाल है। लेकिन इसमें भी बाद दफ़ा दो नंबरी करते हैं इसमें। बाद दफ़ा ना वो कुछ इंग्रेडिएंट पोर के जो है ना वो इसके अंदर शामिल कर देते हैं। तो ये बहरहाल अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, बहुत ज़्यादा इस वक्त ना दो नंबरी चल रही है दुनिया में। लेकिन ये है कि जो अच्छी कंपनीज हैं वो हमेशा अच्छे सप्लायर से जो है ना वो हासिल करते हैं अच्छे सर्टिफाइड मटेरियल, रॉ मटेरियल, खाम माल, ताकि उनका प्रोडक्ट जो है ना वो सही बने। तो इस तरह ये सारे कलर्स हैं। अब इनको मैं ना अलग अलग नहीं डिस्कस करूंगा। आपने क्या करना है कि ये लिस्ट आप अपने मोबाइल में सेव कर लें। मेरी तमाम स्टूडेंट से, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आप ये लिस्ट अपने पास सेव कर लें मोबाइल में। तो इसका ये ई नंबर, उसके बाद इसका नाम, और फिर आगे ये बताया गया कि ये क्या है, कलर है या फ्लेवर है। तो अभी ये सारे कलर चल रहे हैं। और आखिरी लास्ट कॉलम में इसका स्टेटस है कि ये हलाल है या हराम है या मशबू है, तो वो सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये बड़ी मुफीद लिस्ट है, इसको आप अपने पास जाओ सेव कर लीजिए प्लीज़। जी, मैं ये इंशाल्लाह आप सबको सेंड भी कर दूंगा। तो ये 200 तक ये कलर सारे चल रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या है। अच्छा, मैं इसको कोशिश करता हूँ कि टू एवरीवन लुकिंग फॉर
जी मैंने ये लिस्ट जो है वो यहाँ इन बॉक्स में आप सबको पहुंच गई ये लिस्ट, देख लीजिए आप। अगर आपको इन बॉक्स में लिस्ट पहुंच गई है तो यस का जवाब दे दें। मैंने आपको लिस्ट जो है वो सेंड कर दी, वो अपलोड हो रही है, थोड़ा टाइम लगेगा, अपलोड हो रही है। जी अब चली गई, अब देखिए आ गई है सबको। जी अब आ गई है, अब सबके जवाब आ रहे हैं, थैंक यू। तो इसमें आपने देखने अभी आप 200 से देखिए, 200 से जो है ये प्रिजर्वेटिव शुरू हो रहे हैं। प्रिजर्वेटिव देखिए, E200 क्या है, सॉर्बिक एसिड। E201 जो है वो सोडियम सॉर्बेट है। E202 जो है वो पोटेशियम सॉर्बेट है। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव और ये हलाल हैं, ठीक है। इस तरह आगे आप देखें, E213 जो है कैल्शियम बेंजोएट है, तो ये हलाल है, लेकिन इसमें भी कुछ शुबह हो तो फिर उसको मशबू भी डिक्लेयर करते हैं। तो इस तरह ये आप आगे चलें, ये सारे प्रिजर्वेटिव, ओके। क्योंकि ये मैं एक एक पढ़ूं तो इसमें तो बहुत टाइम चाहिए। आपने खुद इनको रीड करना है, अगर किसी में डाउट हो तो आप फिर बाद में क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद आगे देखें तो ये मिसलेनियस कुछ शुरू हो रहे हैं, स्टेबलाइजर हैं। और फिर 400 के बाद जो है ये इमल्सीफायर हैं, ठीक है। और मजीद आगे चलें 500 की कैटेगरी में। अच्छा, कुछ ऐसे नंबर है जिनके साथ ई नहीं आता, ठीक है, उनके नंबर तो हैं लेकिन उनके साथ ई नहीं आता। तो इसमें ये येलो 2G है, रेड 2G है, ये सारे कलर्स हैं, तो ये भी कुछ इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो ये आप रीड कीजिएगा बाद में, इंशाल्लाह इसमें आपको बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक हो गया। तो आज की ये एक्सरसाइज थी ई नंबर्स के वाले से। चूंकि ई नंबर की एक बहुत लंबी लिस्ट है, मैंने आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करवाई है कि आपको मैंने लिंक भेजा है कि उस लिंक को यूज करके आप वेरीफाई कर सकते हैं। स्टेट, ये एडमिनिस्ट्रेटर टू एवरीवन, एडमिनिस्ट्रेटर कैसर भी इंशाल्लाह आपसे शेयर कर देंगे। बहुत शुक्रिया, आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो क्लोज कर रहा हूँ। तो अब आपके क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मेरा जो टाइम है वो 10 मिनट, सिर्फ मेरे पास 10 मिनट है। उसके बाद जनाब मुफ्ती हाशिम साहब तशरीफ ला रहे हैं। कैसर भाई आप मेरा भी सलाम अर्ज कीजिएगा बहुत ज़्यादा मुफ्ती हाशिम साहब को। अल्लाह पाक उनका साया हम पर कायम व दायम रखे। और मेरी मदीना शरीफ में बड़ी भरपूर भरपूर मुलाकात हुई थी गुम्बद खजरा के सामने मुफ्ती हाशिम साहब के साथ। तो दुआ है कि दोबारा वो तशरीफ लाए, इंशाल्लाह मिलेंगे। मेरा भी सलाम अर्ज कीजिएगा। जी कोई सवाल क्वेश्चन? जज़ाकल्लाह जी। शाहमीर भाई, सजाद अली भाई, फैज़ान अशरफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, आपके कमेंट्स का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम उस्ताद साहब, रहमतुल्लाह। मैं हाफिज हसनैन बात कर रहा हूँ, दर्जा साबिया कहना 9 से। उस्ताद साहब, जज़ाक मेरा सवाल ये था कि जैसे जिलाइट के बारे में बताया गया था कि जो सूअर की चर्बी है, जी जी। आवाज माजरत के साथ कुछ आपकी। खाने वाली चीजें होती हैं इसमें जो सफेद जी जी जी। जैसे कि हम जो खाने वाली चीजें होती हैं, कुरकुरे वगैरह या लेज वगैरह, कैसर भी आप इनका सवाल तो तहरीरन ये ले वो सकते शॉपर में जो हैं, शॉपर आवाज के अंदर जो नहीं। है वो समझ में आता है, क्योंकि वो भी चीज को जो है वो महफूज करने के लिए वो लगता है कि चीज इसमें महफूज रहे। तो इसके बारे में हमें जरा इरशाद फरमा दें, बहुत शुक्रिया। जी जी भाई, आपका जो सवाल है ना, एक्चुअली काफी ज्यादा डिस्टॉर्शन हो रही थी आवाज में, मैं मुकम्मल नहीं सुन पाया। आप या तो तहरीरन इनबॉक्स में लिख लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मोहम्मद आकाश अख्तर अर्ज कर रहा हूँ काड़ा से। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैरियत से, अल्लाह पाक का शुक्र। अच्छा, एक चीज़ ये अर्ज करनी थी कि जो खाने पीने की अशियाँ हैं उन पे
हलाल का जो लेबल लगा होता है, तो ये जी किस बोर्ड की तरफ से ये आया होता है? आया कि ये तमाम जो मुतफिका हमारे अहले सुन्नत के उलमा और बकिया जो दूसरे मज़ाहिब के हैं उन तमाम का मुतफिका होता है, या ये अलग से जो है ना उनका प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगा होता है? इस जी हवाले से ब्रदर, भी ऐसा आप। है कि ये जो हलाल का लेबल होता है, इसके लिए दुनिया में बकायदा हलाल के स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। पाकिस्तान में भी हलाल का स्टैंडर्ड है जिसका नाम है PS3733। तो ये पाकिस्तान का हलाल का स्टैंडर्ड है PS3733। और वो बहुत सारे पाकिस्तान के उलमाए कराम ने मिल के उसको मुत्तफिका तौर पर बनाया हुआ है। ठीक हो गया। इसी तरह मलेशिया का स्टैंडर्ड है, दुबई का है, सऊदी अरेबिया का स्टैंडर्ड है। तो हर कंट्री के हलाल के स्टैंडर्ड है जो यकीनन कुरान और हदीस की रोशनी में बनाए गए हैं। और फिर उनके ऊपर इंटरनेशनल लेवल पर एक इदारा है जिसका नाम है समिक, जिसका हेड ऑफिस जो है वो तुर्की के अंदर है। तो जो स्मिक इदारा है वो इन तमाम छोटे इदारों को कंट्रोल करता है। तो इन तमाम इदारों में कंपनियां जो होती हैं वो रिक्वेस्ट करती हैं अपने आप को सर्टिफाई करने के लिए, फिर उनके ऑडिट होते हैं और ऑडिट के बाद उनको सर्टिफिकेट जब मिलता है तो फिर ही वो हलाल का लोगो जब अपने प्रोडक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। एक भाई का सवाल है कि सऊदी अरेबिया में चूंकि ब्राज़ील से चिकन आता है तो क्या सऊदीया में रेस्टोरेंट पे खाना खा सकते हैं? देखिए ब्रदर, अब इसमें ना मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है। जो हमारी इंफॉर्मेशन है, मैं पिछले 13 साल से सऊदी अरेबिया में रह रहा हूँ। मैं मदीना शरीफ में भी 2.5 साल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो अ, हमने और यहाँ पर मेरी जो जॉब है वो भी गवर्नमेंट के इदारे में है। तो गवर्नमेंट का एक इदारा है जिसके साथ हम बड़े क्लोज कनेक्टेड हैं। और उनका काम ही यही है कि वो हलाल के हवाले से रिसर्च करते हैं और दूसरे मुल्कों से जो चीज़ें यहाँ सऊदीया में आ रही है उसको चेक करते। तो ब्राज़ील के अंदर ना सऊदी अरेबिया ने अपने वहाँ पर चिकन के कुछ कंपनीज भी खोली हुई हैं। आल दो कि सऊदी अरेबिया में 80% जो चिकन है वो तो सऊदी अरेबिया से ही आ रहा है। सऊदीया बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है चिकन का, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है यहाँ पर। लेकिन जो ब्राजील से भी आ रहे हैं वो सऊदी अरेबिया के लोगों ने वहां पर जाकर अपने कुछ बिजनेस एस्टेब्लिश किए हैं। और यहाँ के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने जाके उसको चेक किया, सर्टिफाई किया है। तो हमें यहाँ पर यही बताया जाता है कि जिसकी बेस पे मतलब हम लोग भी यूज कर रहे हैं। लेकिन अब वल्लाहु आलम, एग्जैक्ट तो फिजिकली तो उस चीज को नहीं देखा, लेकिन जाहिर है कुछ चीजों का हमें फिर एतबार करना पड़ता है जैसे मुफ्तियाने कराम भी फरमाते हैं। तो ये है आपके सवाल का जवाब। जी और कोई? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी कैसर भाई, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी जी एडमिनिस्ट्रेटर जी साहब की तरफ से। जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका मोहब्बत का। बड़े अच्छे मैसेजेस जी आपकी तरफ अस्सलाम से आ रहे हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व जी वालेकुम बरकातहू। मेरा एक अस्सलाम। और बात करनी थी। अ, जी हजरत, अर्जी करनी थी कि बहुत से प्रोडक्ट्स पर जो है ई कोड नहीं होता, सिर्फ उसके अंदर जो चीजें शामिल हैं उसका तज़किरा होता है। तो इस सूरत जी में ई कोड कैसे पहचाने कि जिससे इसकी हलाल या हराम होने की पहचान हो ये सके? देखिए, ई कोड तो सिर्फ हमारी सहूलत या आसानी के लिए होता है ना। असल मेन जो मकसद ये होता है वो तो जो भी इंग्रेडिएंट लिखा हुआ है ना हमने उसको देखना है, चाहे वो इंग्रेडिएंट अपने पूरे नाम के साथ मौजूद हो या वो इंग्रेडिएंट ई कोड की सूरत में मौजूद हो। ठीक हो गया। तो अस्सलाम अगर वो ई कोड नहीं है ना, खाली उसका नाम है, तो आप उसको पहले गूगल पे इस तरह लेके फर्ज करें जी कि आपने किसी प्रोडक्ट पे देखा है जी उस पे लिखा हुआ है, फर्ज करें एस्कॉर्बिक एसिड है सपोज। तो अब एस्कॉर्बिक एसिड के ई नंबर नहीं लिखा हुआ, आप परेशान हैं कि इसको कैसे चेक करूं। तो एस्कॉर्बिक एसिड सिंपल गूगल पे लिखें आप। तो गूगल पे लिखें एस्कॉर्बिक एसिड ई नंबर और आगे सवालिया निशान डाल दें। तो अगला क्लिक करेंगे तो उसका ई कोड आ जाएगा। अब जो ई कोड आया उसको कॉपी करके उस लिंक में डालें जो मैंने आपको सेंड किया है, तो उसकी पूरी तफसील सामने आ जाएगी। जजाकल्ला जी मोहम्मद शौकत मुस्तफा भाई, भाई। आपने जी अभी प्लीज। कहा कि मुल्क का अलग अलग जो है ना वो हलाल बोर्ड बना होता है। अब जो चीज़ें इंपोर्ट होकर आती हैं, जैसे अब कोई चीज़ है वो आ रही है चाइना से आ रही है, तो जब पाकिस्तान में आएगी तो फिर पाकिस्तान अपने जो हलाल बोर्ड है उसकी तरफ से उसको स्टैंप लगा के जी ओके बिल्कुल। करेगा, या उन्हीं जी की बिल्कुल होगा वो? बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, जब भी चीज़ें एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती हैं तो कुछ इंपोर्ट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट होती हैं।
वो सिर्फ हलाल में ही नहीं बल्कि क्वालिटी के हवाले से भी दोनों साइडों से रिक्वायरमेंट होती है। यानी जो मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा है उसके लिए भी कुछ जी जी। ज़रूरी है कि जिस मुल्क को वो भेज रहा है ना उस मुल्क के कानून के मुताबिक वो चीज़ें पूरी करके भेजे। और जब वो हमारे मुल्क में आ जाती हैं तो फिर हमारी जो अथॉरिटीज़ है वो अपने कानून के मुताबिक उसको लाजमी चेक करें, उसको बोलते हैं क्वारंटाइन करना। तो वो क्वारंटाइन करके उसको चेक करती हैं, अगर वो ओके हो तो प्रोडक्ट फिर वो मार्केट में जाता है, अदरवाइज वो क्वारंटाइन में ही पड़ा रहता बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत अस्सलाम रखे। वालेकुम सर। है। वालेकुम अस्सलाम। सर आज का लेक्चर एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। मैं मोहम्मद जवाद मियाँ वाली से अर्ज कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह सर खैर। जी जी, इसके मुतालिक पूछना ये था कि अब जितनी आपने सर्टिफाइड बताई हैं हलाल की ये कंपनीज या जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर वर्क कर रही हैं, जी जी। तो इसके ऊपर क्या ये मतलब कि बिल्कुल ही दुरुस्त है कि ये जिनके ऊपर हलाल का एक लेबल आ गया है, तो ये कंफर्मेशन ही है कि ये हलाल ही है, इसके अंदर आपको डाउट वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ बाकी तो नहीं रहती? बहुत ब्रदर, आपने एक ऐसा सवाल किया, माशाल्लाह, आई रियली अप्रिशिएट यू। आपका ये ऐसा सवाल है कि जो आजकल के दौर का बहुत बड़ा मसला चल रहा है। वो मसला क्या है कि हलाल जो है ना इसके लोगों का बहुत मिस यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हो रहा है। यानी बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि जो बेसिकली हराम हैं, जिनको आप हलाल कह ही नहीं सकते, उसके ऊपर भी लोगों ने हलाल का लोगो लगा दिए। तो अगर किसी चीज़ पे हलाल का लोगो लगा हुआ है तो फर्स्ट ऑफ ऑल 100%, वैसे टू बी वेरी फ्रैंक, गारंटी नहीं है। आपको थोड़ा उसके इंग्रेडिएंट को रीड करना चाहिए। अब वहाँ पर दो चीज़ें, एक होता है कि एज ए सारिफ, एज ए कंज्यूमर के तौर पर, लास्ट वीक में मैंने ये बात की थी कि एज ए सारिफ कंज्यूमर, यानी मैं एक ले मैन हूँ, मैं एक प्रोडक्ट मार्केट से उठा रहा हूँ और उसको देख रहा हूँ कि ये कैसा है, उसके इंग्रेडिएंट को रीड कर रहा हूँ। तो अगर तो मेरा ज़मीर उसको मुतमईन है कि ये ठीक होगा, एक नॉर्मली एक मुस्लिम कंट्री में हम लोग उस पर भरोसा कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उसकी तहकीक नहीं करते, उसको ले लेते हैं। लेकिन अगर किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में फिर रहे हैं तो वहाँ पर इस तरह के बहुत ज़्यादा इशू होते हैं। और अगर एज ए शरई एडवाइज़र या एज ए मुफ्ती या एज ए कह लें कि इन ऑडिटर के तौर पर आप उस चीज़ को देख लें, तो फिर तो आपको डेफिनेटली उसकी पूरी रिसर्च करनी होगी, उसके सर्टिफिकेट्स चेक करने होंगे, फिर उसका पता चलेगा। जी उमैर हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्म जज़ाकल्लाह। किया इस हवाले से। और मैं इसके हवाले से पूछना चाहूँगा कि हम दरसे निज़ामी के साथ साथ और कौन से हम डिप्लोमाज या ऐसे कुछ हमारे लिए ज़रूरी जो है वो चीज़ें हमें चाहिए जो हम इस फील्ड में कर सकें, इस हवाले से हमें थोड़ा अच्छा, इन्फॉर्म कर दें। आपकी सॉरी, आपकी आवाज़ जो है ना वो बिल्कुल नहीं सही क्लियर आ रही। माइक का इशू है शायद। जो मैंने अर्ज़ किया है कि हमें दरसे निज़ामी के साथ जी ऐसे कौन कौन से जो है वो डिप्लोमास वगैरह जो है वो ज़रूरी हैं जी जी, बिल्कुल जिनके बिल्कुल जिनको ब्रदर, हासिल आपका करने के ये तो बाद बहुत अच्छा सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके फैज़ान मदीना जौहर टाउन में जो मेरी इंफॉर्मेशन है कि इसको दरस निज़ामी का हिस्सा बना दिया गया ऑलरेडी। और हमारा एक बैच वहाँ चल भी रहा है, 1 साल का, उसमें तखस्सुस फिल हलाल कोर्स अभी चल रहा है। उसको आई थिंक सो कि 6-7 महीने हो गए हैं। मुफ्ती कैसर साहब, मुफ्ती साजिद साहब उसको देख रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वो कोर्स चल रहा है। इसी तरह बाकी आपकी जितनी बाकी जामियात है उनमें भी ये अनकरीब शुरू होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शौकत भाई कैसे हैं? मोहम्मद साजिद दर्ज कर रहा हूँ। जजाकल्ला जी, साजिद भाई, वेलकम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और हमारे तलबा को बहुत अच्छा और बेहतरीन जो है वो लेक्चर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ ये जो मतलब लास्ट क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहे हैं कि हम दरस निज़ामी के साथ और कोई दुनियावी तौर पर कोई डिप्लोमा या कोई साथ और कोई कोर्स वगैरह शामिल करें जो इसमें मुआविन हो या ना हो। और दूसरा, इंग्लिश के वाले से थोड़ा सा आप बताएं तलबा को कि इंग्लिश इस फील्ड में आगे जाने के लिए उसकी क्या अहमियत है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। सवाल अब क्लियर हो गया। दरस निज़ामी में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इस्लामिक उलूम जब वो सीखते हैं, और कोई भी इल्म नॉलेज जो है ना उसको आगे कम्युनिकेट करना, उसको आगे पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी भी होती है और यही उसका असल मकसद भी होता है। तो उसके लिए एक तो ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माशाल्लाह हमारे दावत इस्लामी में भी अब बाकायदा एक ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट है, उनसे रिक्वेस्ट करके
कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, यानी आगे किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना, आगे पहुंचाना, उसका कैसे आपके अंदर होनी चाहिए, उस पे भी कोई ट्रेनिंग का एहतमाम होना चाहिए। और इंग्लिश जो है ना, ये अब चूंकि इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है, आप अगर उम्रे पे भी आते हैं, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में फिर रहे होते हैं, वहाँ भी आपको इंग्लिश बोलना पड़ती है। अगर आप हलाल के हवाले से कोर्सेज को करना चाहते हैं, वो भी सारे स्टैंडर्ड इंग्लिश में हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है, मैं तमाम अपने स्टूडेंट्स और माइकराम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आप दरस निज़ामी के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं ना, यकीन माने इंग्लिश उससे मुश्किल नहीं है। जो आप पढ़ रहे हैं ना, वो ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो आप उस पे अबूर हासिल कर सकते हैं ना, तो इंग्लिश आप जैसे लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो इंग्लिश मुश्किल होने का जो खौफ है ना, वो जहन से निकाल दीजिए। बिल्कुल वो जहन में ये मत बैठाइए कि इंग्लिश मुश्किल है। आप तहिया कर लें, इरादा कर लें, नीयत अच्छी रखें कि मैंने इंग्लिश भी सीखनी है तो दीन की खिदमत के लिए। इंशाअल्लाह पाक उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके मददगार होंगे, और आप इंशाअल्लाह इंग्लिश भी बहुत जल्दी सीख जाएंगे। इंग्लिश को बेहतर करें, अपने दोस्त ऐसे बनाएं जो कि इंग्लिश बोलते हों, लिखते हों, उनके साथ इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें। तो दर्स निज़ामी के साथ साथ ये चीज़ें सीखें, इंशाल्लाह आपको दीन की खिदमत करने का और मज़ा आएगा इंशाल्लाह। हमारे तलबा इकराम जो हैं वो आप अपने ये जो लेक्चर्स सुने होंगे, देखे होंगे, पीछे जो हमारे प्रोफेशनल्स ने भी दिए हैं, तो काफ़ी हद तक उन्होंने इंग्लिश के अंदर जो है वो आपको जी स्लाइड्स भी आपके सामने रखी हैं, और गुफ्तगू में भी इंग्लिश शामिल होती है। इसी बिल्कुल। तरह जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो आपको हर जगह पे ही तकरीबन इंग्लिश का वास्ता पड़ेगा। जी आपको जो लिटरेचर है या किसी कंपनी का आपने विजिट करना है, उनके कागजात देखने हैं, तो वो सब कुछ जो है वो इंग्लिश में बना होगा। तो आजकल जो है वो अगर हम शरई रहनुमाई करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे लिए एक समझ लें एक बुनियादी ज़रूरत बन चुका है कि हमें इंग्लिश आती हो। कम अज़ कम इतनी आती हो कि वो जो हमारे सामने पेपर है हम उसको पढ़कर समझ सकें कि इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका मफहूम क्या जी है। तो ये जी समझेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी आगे रहनुमाई कर सकते हैं। आप इंशाल्लाह। फ़िकुल हलाल की फील्ड में आए या दूसरी बात जो प्रैक्टिकल फील्ड्स हैं, जिस तरह इस्लामिक फाइनेंस है, उसमें भी आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब उलमा से, ये जो उलमा बन रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग जो है अपनी दरस निज़ामी के साथ साथ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखने का जो है वो शगफ ज़रूर रखें, इंग्लिश लैंग्वेज जो है। तो इससे आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और आपकी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा वसी हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी बनिस्बत उन लोगों के जिनको इंग्लिश नहीं आती। तो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो महदूद हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इंग्लिश जानते हैं पढ़ना और लिखना या बोलना, तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा भी होता है। इसके अलावा आपको पर्सनल भी जब आप रिसर्च पे जाते हैं, तो जिस तरह अभी मुख्तलिफ मौके पर आपको बताया गया कि ये इंग्रेडिएंट है और आपको इसके बारे में मालूमात नहीं है, तो सिंपल तरीका यही होता है कि आप गूगल पे लिखें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन अक्सर आपको वो इन्फॉर्मेशन जो मिलेगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलेगी। तो अगर आप उर्दू में आप चाहें कि सब कुछ मिल जाए तो वो नहीं मिल सकेगा। तो इसलिए इंग्लिश आपको आती होगी तो आप अपनी रिसर्च को भी बेहतर कर सकते हैं, चीज़ों को भी बेहतर कर सकते हैं। अभी एप्लीकेशन भी आपको बताई गई, जो इंग्रेडिएंट्स जिनके वो वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो वहाँ भी आप देखेंगे ना तो आपको उर्दू नहीं मिलेगी ना ही अरबी मिलेगी, आपको वहाँ भी इंग्लिश में ही देखना पड़ेगा, इंग्लिश में ही समझना पड़ेगा। तो ये एक चीज़ जो है वो बहुत अहम है आपको इस फील्ड में आगे जाने के लिए। तो दुनियावी तौर पर जो है वो अगर आप तालीम हासिल दरसन ज़मीन मुकम्मल कर लिया, तो इसके साथ साथ थोड़ा सा आप इस चीज़ को अपना फोकस करें और इंग्लिश सीखने पर जो है वो थोड़ी सी तवज्जो करें। इंशाल्लाह ये आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। तलबा किराम मुफ्ती हाशिम साहब का भी इंतज़ार कर रहे हैं यकीनन। लेकिन अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुफ्ती साहब से हमने वक्त लिया था, मगर मुफ्ती साहब अभी कुछ मसरूफियत के बायस तशरीफ़ नहीं लाएंगे। तो मुफ्ती साजिद साहब आप लोगों के सामने मौजूद हैं। आप लोगों के जो सवालात हैं इस शोबे के मुतालिक या इसके अलावा पहले जो लेक्चर्स हुए हैं उनके मुतालिक कोई भी, तो आप सवाल कर सकते हैं। और जो असाइनमेंट है उनके वाले से भी मैं आप लोगों से थोड़ी देर में अर्ज करता हूँ, पहले सवालात जवाबात का सेशन हो जाए। तो फिर आपकी जो असाइनमेंट है वो कैसे जमा करवानी है और सर्टिफिकेट का क्या सिलसिला होगा, तो वो भी आपसे बयान कर देते हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद जवाद तारी, जामिया मिया वाली सर्च कर रहा हूँ। जी हुजूर, सवाल ये था कि अब ये जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, कह लें कि बिस्किट्स हैं या स्नैक्स हैं, कुछ भी है, तो इनमें अब एक पैकिंग भी होती है। वो अब अगर हलाल जरिए से है या उसके अंदर जो पैकिंग की जो चीज़ें हैं वो हराम जरिए से हैं, या उसके कुछ अज्जा वगैरह इस तरह शामिल हो रहे हैं, कुछ पैकिंग ऐसी होती हैं, तो उनके बारे में क्या इरशाद फरमाएंगे, उनका क्या होगा? अच्छा, आपके जो सवाल है इसी से कनेक्टेड कुछ देर पहले भी एक सवाल पूछा गया था, पता नहीं आपने ही पूछा या किसी और ने, तो उसको मैं थोड़ा सा फर्क वाजे करना चाहूँगा यहाँ पे। पहले भी मैंने अपने लेक्चर में अर्ज किया था, एक चीज़ है फतवे की रूह से किसी चीज़ का हलाल या हराम होना डिफाइन किया जाए, और उसको कंज्यूमर के तौर पर, यानी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, तो हम उसको क्या डिसीजन लें कि ये चीज़ खाना हलाल है या नहीं है। और दूसरा ये होता है कि सर्टिफिकेट के एतबार से हम उसको देखें, हमने सर्टिफिकेट देना है उसका, तो हम उस एतबार से उसका जायज़ा ले रहे होते हैं। तो जो फतवा है उसके एतबार से तो हम एक तकसीम होती है कि अगर तो कोई ऐसी चीज़ है, हमारे सामने कोई ऐसी चीज़ आ गई जो गोश्त पर मुश्तमिल है या उसके अज्जा में गोश्त शामिल है, तो फिर उसके अंदर हमने जिस तरह पढ़ा है कि हमारे लिए वो लाजमी होता है कि हम उसको वेरीफाई करें, या हमें अंडरस्टूड हो, मालूम हो कि ये गोश्त जो है वो हलाल तरीके से ही हासिल किया गया है और इसमें शामिल किया गया है, फिर हम उसको खा सकते हैं। और अगर मिसाल के तौर पर आप नॉन मुस्लिम कंट्रीज में रह रहे हैं, वहां पे आपके सामने गोश्त वाली चीज कोई आती है, आपको कंफर्म नहीं है कि ये गोश्त कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया, तो फिर उस सूरत में आप जब तक हलाल होना कंफर्म ना हो उस चीज को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। ये वो चीजें हैं जिनमें गोश्त या उसके अज्जा शामिल होते हैं। लेकिन वो चीजें जिनमें गोश्त या उसके अज्जा शामिल नहीं है, अब उसकी प्रोडक्ट हमारे सामने आई है, अब हमें पता नहीं कि इनके अंदर क्या क्या अज्जा शामिल हैं, क्या क्या, मिसलन बिस्किट ही है तो बिस्किट के अंदर क्या चीज़ें उसने मिलाई हैं क्या चीज़ें नहीं मिलाई हैं, हमें उसकी तहकीक नहीं है। तो अब एज अ कंज्यूमर हम इस्तेमाल करने के एतबार से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको गुनाह नहीं कहेंगे, हराम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमें उसके अंदर किसी हराम चीज़ की मिलावट का इल्म नहीं है। ये तो एक इस्तेमाल करने की हद तक है और फतवे की हद तक है। बाकी जो सर्टिफिकेशन के एतबार से देखा जाता है ना, तो सर्टिफिकेट किसी चीज़ को उस वक्त तक नहीं दिया जाता जब तक हम उसके तमाम अज्जा के बारे में तहकीक ना कर लें, यानी हमें उसका पूरा प्रोसेस भी पता होता है, उसके अज्जा भी सारे के सारे मालूम होते हैं, फिर हम ये भी मालूम कर लेते हैं कि उन अज्जा के सोर्सेज क्या हैं, वो तमाम सोर्सेज भी हलाल हों, वो तमाम के तमाम अज्जा भी हलाल हों, और उसका प्रोसेस भी स्टैंडर्ड के मुताबिक हो, तो फिर हम उसको सर्टिफाई करते हैं कि अब ये हलाल है और ये ओके है। लेकिन सर्टिफिकेशन ना मिलने का ये मतलब नहीं होता कि वो चीज़ हराम हो गई है। या इसी तरह किसी ने फेक तौर पर किसी चीज़ पर, प्रोडक्ट पर हलाल की मोहर लगा ली है, तो अब अगरचे उसका ये इस्तेमाल करना, हलाल की मोहर लगाना किसी इदारे की तरफ अगर गलत मंसूब की है, तो वो उस इदारे की इजाज़त के बगैर उसकी मोहर इस्तेमाल करना, ये तो एक धोखाधड़ी के उनसर में आ जाएगा। लेकिन उस प्रोडक्ट को हम फतवे की रूह से हराम नहीं कहेंगे जब तक उसके अज्जा जो हैं वो हराम अज्जा पर मुश्तमिल ना हो, उनके अंदर कोई हराम चीज़ की मिलावट शामिल ना हो। तो ये दोनों चीज़ों का फ़र्क जो है वो अपने सामने हमेशा रखना है। सर्टिफिकेशन की इंडस्ट्री को आपने उसी रूल्स के मुताबिक देखना है, और फतवे का जो मयार है वो एक अलग मयार है, दोनों को मिक्स नहीं करना। अच्छा हुजूर, इसी के साथ थोड़ा सा है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ आ गई है जिसके बारे में आपको फिलफोर नहीं पता था और आपने उसको इस्तेमाल कर लिया है, अब बाद में आपको पता चला है कि यार ये तो हराम थी, या उसके अंदर थोड़ा सा शक था, तो इसके मुतालिक क्या? जी, ऐसी सूरत में हुक्म ये होता है कि देखें, एक है फतवा और एक है तकवा। यानी फतवे की रूह से आपको जब ये पता नहीं था इसके अंदर क्या अज्जा थे, और गोश्त का भी आपको इल्म नहीं था कि इसके अंदर गोश्त वाली चीज शामिल हुई है, तो अब आपका उसको इस्तेमाल करना तो जायज़ था। जब आप इस्तेमाल कर रहे थे आपको मालूम नहीं था, लेकिन अगर बाद में आपको पता लग गया है तो अब आप तौबा करेंगे और एहतियातन जो है वो अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगेंगे। और दूसरी बात यह कि अगर आपको इस्तेमाल करते वक्त उसमें शक पैदा हुआ, डाउट पैदा हो गया कि इसमें कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो हराम है या ममनू है, तो शक की वजह से हम चीज़ को हराम करार नहीं दे सकते। जो उसूल है हमारा वो यही है कि अल अस्लु फिल अशियाई अल हिल्लु व तहारतु,
कि अशिया के अंदर जो असल है वो क्या है, ताहिर होना, पाक होना और हलाल होना। ये गोश्त के अलावा है। गोश्त के अलावा जो चीजें हैं उनके अंदर असल जो है वो चूंकि पाक होना, लिहाजा हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शक की वजह से हम उसको ममनू नहीं करार देंगे। लेकिन अगर शक के भी फिर दर्जात होते हैं। अगर शक मामूली दर्जे का है तो आप एहतराज करें तो बेहतर है। अगर शक में किसी एतबार से कोई करीना शामिल हो रहा है, किसी एतबार से उसमें कुव्वत पैदा हो रही है, तो फिर उस एतबार से उसमें हुक्म जो है वो ज्यादा ताकीदी होता जाएगा। जहाँ जितना ज्यादा शक पैदा हो जाएगा और जितने क्राइम उसके साथ शामिल हो जाएंगे उस चीज के हराम में, हराम की मिलावट के, उतना हमें एहतराज करना बेहतर हो जाएगा। लेकिन जब तक हमें यकीन नहीं होगा या गालिब गुमान नहीं होगा तब तक हम उसको हराम डिक्लेयर नहीं करेंगे। जिस तरह के एक मिसाल इसकी दी जाती है कि मिसाल के तौर पर कुफार के इस्तेमाल शुदा कपड़े, अब वो हमारे पास आते हैं, अगर कोई बगैर धोए उन कपड़ों को इस्तेमाल करना चाहे तो जायज़ होगा या नहीं होगा? तो फतवे की रूह से हमारा उसको इस्तेमाल करना जायज़ होगा। हालांकि वहाँ एहतिमालात मौजूद हैं। हो सकता है कि उन्होंने उसमें मतलब कपड़े पहने थे और नजासत उसमें लगी थी, क्योंकि उनको तो पाकी नापाकी के अहकाम का कोई तवज्जो नहीं होती, लिहाजा वहाँ एहतिमाल तो मौजूद है कि उसमें नापाकी लगी होगी। लेकिन इस एहतिमाल की वजह से, इस शक की वजह से हम उस कपड़े को नापाक नहीं डिक्लेयर करेंगे। हम अगर वैसे ही नमाज पढ़ लेते हैं तो नमाज हो जाएगी। लेकिन बेहतर यही होगा कि हम उसको धोकर इस्तेमाल करें। जी कोई और सवाल है? जी मेरा जोर एक क्वेश्चन है कि बाहर ममालिक के अंदर अगर कोई जॉब करता है तो वहाँ पे मतलब कि पिज़्ज़ा डिलीवरी करता है, तो उस पिज़्ज़ा डिलीवरी के अंदर डिलीवरी चिकन उसमें डलता है, हलाल है हराम, तो इस तरह की जॉब करना कैसा है? मतलब कि प्रोडक्टों की या वो सेल करना, जॉब करना जिसके अंदर हलाल और हराम मिक्स है। ये आपका सवाल जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये एक इजारे से मुतल्लिका सवाल है। बहरहाल मैं अर्ज कर देता हूँ कि ये अगर कन्फर्म है, आपको मालूम है कि ये इसमें जो है वो न गोश्त ऐसा है जो काफिर का ज़िबा शुदा है, या आपको ये मालूम नहीं है कि हलाल है या हराम, तो फिर ऐसी जॉब से बचना चाहिए। उस तरह की चीज़ नहीं डिलीवर करनी चाहिए। अगर वो डिलीवर कुफार को अस्सलाम होता है। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर मेरा सवाल ये है कि आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरा सवाल ये है कि ये जो मशीनें वगैरह होती हैं, मशीन का जो ज़बिया होता है, उसमें ये पिछली क्लास में ये बताया था कि बाज़ कंपनियां ऐसी हैं जिसमें जो ज़िबा करने वाला आला होता है उसमें बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर लिख देते हैं, या जो मशीन ऑन करने वाला शख्स होता है वो बटन डालते हुए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह देता है। तो उस सूरत में उन्होंने बोला था कि ये जानवर हराम हो जाएंगे, क्योंकि उस सूरत में ज़बी का जो कसद और इरादा ज़रूरी है, चूँकि मशीन के अंदर कसद और इरादा नहीं होता, तो इस सूरत में फिर वो जानवर हराम हो जाएंगे। लेकिन कुरान पाक में तो उस्ताद जी अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया ना, वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तो उसमें मकसूद तो ये है ना कि जानवर पर गैरुल्लाह का नाम ना लिया जाए। लेकिन इस सूरत में तो वो नाम भी ले रहा है, तो इस सूरत में हराम क्यों ठहरा रहे जानवर? देखें, हराम उस वजह से हो रहा है कि जो कुरान पाक में फरमाया गया ना कि उसको जिबा के अल्लाह के नाम पर जिबा किया जाए, तो यहाँ पर अल्लाह का नाम जो है वो जो जिबा करने वाला है वो ले ही नहीं रहा। वो तो बटन दबा रहा है बस, और जिबा जो है वो छुरी कर रही है, वो ऑटोमेटिक मशीन कर रही है, या उसके ऊपर लिखा गया है, उसने कुछ बोला भी नहीं है। तो इन दोनों सूरतों में जो असल हुक्म है ये कि कोई मुसलमान, इसमें जिबा करने के लिए जरूरी है कि मुसलमान अपनी हाथ की या जाती कुव्वत के साथ उस छुरी चलाए और उस कुव्वत के साथ वो जानवर जिबा हो, और जिबा के वक्त फिर वो अल्लाह का नाम भी ले, तो फिर जानवर हलाल होगा। यहाँ मशीन वाले प्रोसेस के अंदर वो जाबे जो होता है जिबा करने वाला, वो अपनी कुव्वत से उसको जिबा नहीं कर रहा होता, वो मशीन उसकी कुव्वत से, मशीन की कुव्वत से जानवर जिबा हो रहा होता है। इसकी मजीद डिटेल के लिए मुफ्ती निजामुद्दीन साहब की किताब है मशीनी ज़िबिया, उसका आप मुताला करें।
2 मिनट हैं, मजीद सवाल जो करना चाहें वो कर लें, फिर उसके बाद आपको प्रोसीजर आगे नेक्स्ट जो है वो बता दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबकी बारगाह में सवाल है, एक सवाल है और एक अर्ज है। सवाल ये है कि जो कोर्स वगैरह हुआ है इसकी असनाद का क्या तरीका होगा, और दूसरी बात ये कि असाइनमेंट वगैरह कैसे जमा करानी होगी, ये तो जी सवाल है। कैसर भाई, इसके हवाले से तफसील बयान कर दें आप। और अर्ज ये करनी थी कि जिन्होंने कोर्स किया है जिनको सर्टिफिकेट वगैरह मिलेगा, तो इस हवाले से अर्ज ये करनी थी कि जो बड़े शहर हैं जैसे कराची है, लाहौर है, इनकी कई फैक्ट्रीज हैं, फूड फैक्ट्रीज हैं, तो इनके तारफ़ी विज़िट करवाए जाएँ, या इस तरह दावत इस्लामी जामिया मदीना के तहत, मुफ्तियान कराम के तहत, इस तरह ये अर्ज करनी थी। अजी जो विजिट्स वगैरह होते हैं ना, वो हमारे तखस्सुस के अंदर शामिल हैं। हमारे जो तखस्सुस के तलबा हैं वो मुख्तलिफ इदारों का विजिट भी करते रहते हैं और ये उनके निसाब का हिस्सा है। लेकिन चूंकि ये तो एक आगाही कोर्स है और ये मुख्तसर कोर्स होता है और इसमें मुख्तलिफ जगहों से, मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ तलबा शामिल हैं, तो इनमें तो विजिट नहीं रखा जा सकता। आप बाकायदा इस फील्ड का जब हिस्सा बनेंगे तो इंशाल्लाह फिर आपको विजिट्स मुख्तलिफ तरह के जो है वो करवाए जाएंगे। कैसर भाई तफसील जो है वो अर्ज करते हैं। जी मैं जो सर्टिफिकेट हैं और जो हमारी असाइनमेंट है वो आप लोग कैसे जमा करवाएंगे ये सब समाप्त फरमा लें। आज हमारा आखिरी लेक्चर हो चुका है, तो अभी आप लोगों के पास 3 दिन हैं। इन 3 दिनों में जुमेरात के दिन तक शाम तक आप लोग अपनी असाइनमेंट मुकम्मल कर लें। और जिन लोगों ने अभी पहले कोई उनका लेक्चर मिस हुआ है एक दो, तो वो उनको सुन लें। लिंक हम कोशिश करेंगे कल शाम तक आपको जो बकिया लेक्चर्स हैं उनके भी दे देंगे। तो इसलिए ये आप मुकम्मल कर लें। और असाइनमेंट किस तरह की होनी चाहिए इसमें ये आप थोड़ा सा नोट कर लें कि जिन लोगों के पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो वर्ड में टाइप करें और वो फाइल हमें भेजेंगे, उसकी पीडीएफ नहीं बनाएं। तो उसमें शुरू में अपना नाम, वल्दियत, इसी तरह जामिया का नाम, अपना फ़ोन नंबर ये लिख लें। और जो लोग अपनी कॉपी या रजिस्टर वगैरह पे लिख रहे हैं तो उसमें भी शुरू में अपना नाम, नंबर, वल्दियत वगैरह ये चीज़ें लिख लें। कम से कम 26 मदनी फूल होने चाहिए, और ऐसा ना हो कि पहले ही लेक्चर से आपने 26 मदनी फूल लिख ली हों और वो आप भेज दें। तो या तो थोड़ा बीच बीच में थोड़े बहुत हों, या कम से कम खुलासा टाइप हो आपका ये जो असाइनमेंट होगी। और ये आप जुमेरात तक मुकम्मल करें। और उसके बाद आप लोगों का यूं समझ लीजिए एक टेस्ट भी होगा। हम आपको एक लिंक देंगे और ये लिंक वो तमाम अहबाब जिन्होंने लेक्चर्स में शिरकत की है वो इसको फिल करेंगे। इसमें असाइनमेंट भी आप अटैच करेंगे और इसमें कुछ सवालात भी उसके साथ अटैच होंगे। सवालात के जवाब आपने उसी तरह ऑनलाइन देने होंगे। वो आपका टेस्ट होगा और उसके बाद आपकी हाजिरी भी उसी में आपसे पूछी जाएगी आप लोगों की दयानत पर। तो आप लोगों ने उसमें उसको टिक कर देना है। और जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन की थी ये फॉर्म और ये लिंक वो लोग भी करेंगे। और जिन लोगों ने जामियातुल मदीना में इज्तिमाई तौर पर शिरकत की है तो उनके नाज़मीन किराम तक ये वाला लिंक हम पहुंचा देंगे। तो नाज़मीन किराम जिन तलबा ने शिरकत की है उनसे ये फॉर्म फिल करवा देंगे। तो जिनकी पहले रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी तो वो लोग भी इसको फिल करके तो इसमें अपना इंदराज करवा सकेंगे। तो उनको फिर आगे सर्टिफिकेट हम जारी कर देंगे। इस हवाले से किसी का कोई सवाल हो तो। सर्टिफिकेट का फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी जो बेसिक्स है वो आप किसी से कल शेयर कर सकेंगे कि हमने जो फ़िकुल हलाल में बुनियादी चीज़ें हैं ये इससे हमें आगाही है और इस हवाले से हमने फलां इदारे से कोर्स किया है। ये सर्टिफिकेट ऐसा नहीं होगा कि इस बुनियाद पे आप कहें कि हम किसी इदारे में बड़े में आपको जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपके पास जब सर्टिफिकेट होगा तो आप इस बुनियाद पे कल किसी ऊपर वाली जगह पे आप मजीद कोई छोटा मोटा कोर्स करेंगे। जैसे आप लोगों को कहा था कि आप इसमें मजीद आगे आएंगे तो आप एक और कोर्स हलाल लीडर लीडर का है तो उसमें आपको आसानी होगी। तो इस लिहाज से ये आपके लिए फायदेमंद होगा। जो छोटे दर्जे के तलबा हैं ये अपना जो साबिया और दौरा हैं इनके लिए ही बात हुई थी। तो इसलिए जो इन 2 दर्जात के तलबा हैं यही फॉर्म फिल करें।
जी, और किसी का कोई सवाल हो? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। वालेकुम। जी, ये हजरत वालेकुम अर्जी सलाम। करनी जी थी। उस्ताद मोहतरम, मेरा सवाल ये था कि जैसे कि ये अभी मैं मतलब किसी और के मोबाइल से मतलब ये मैसेज कर रहा हूँ, तो मैंने जो ईमेल अपनी लगाई थी जूम पर, तो उधर मतलब मैं ऑनलाइन क्लास लेता था। आज मेरे पास मोबाइल नहीं है, शायद ना हो। तो अगर हम जो असाइनमेंट अपनी हाँ लिखेंगे तो क्या हम वो किसी की भी ईमेल से हम वो जो है वो उसको सेंड कर देंगे, हमें सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा? जी, इस हवाले से ये है कि आप लोग जौन सी ईमेल से लिंक फिल करेंगे, जो फॉर्म फिल करेंगे आपको दिया जाएगा, तो आपको सर्टिफिकेट उसी ईमेल पर आएगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि जिस भी ईमेल से आप लोग करेंगे तो फिर हम आपको ईमेल से ही सर्टिफिकेट भेजेंगे, और उसी ईमेल से जो जिससे आपने लिंक फिल किया होगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से था कि जैसे अभी ऑनलाइन हम खाना वगैरह मंगाते हैं, तो उसमें जैसे मुस्लिम रेस्टोरेंट भी होते हैं, तो अगर वहाँ से नॉन वेज कोई आइटम मंगाते हैं, लेकिन लाने वाला अगर गैर मुस्लिम है, तो उसके हलाल या हराम होने के हवाले से क्या हुक्म है? और दूसरा सवाल ये था कि बाज प्रोडक्ट शैम्पू वगैरह होता है, तो उसमें पीछे लिखा होता है पेटा अप्रोड बोल के, कंपनी का लोगो होता है, तो जो जानवर के हवाले से होता है, तो क्या इसमें हलाल होने की तफसील हो जाएगी, क्या वो हलाल हो जाएगा? इस बारे में रहनुमाई करो। आपका जो पहला सवाल है ना कि यहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से जो मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के में अमूमन जो है वो मुसलमान ही शॉपकीपर होते हैं, बेचने वाले होते हैं। आप वहाँ से अगर कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और आपके पास वो चीज़ आती है, और लाने वाला अगरचे गैर मुस्लिम है, लेकिन अगर आपको वो कहता है कि ये मैं फ़लाँ जगह से लाया हूँ, और आपको भी ये यकीन है कि वाक़तन ये उसी जगह से लेके आया है, तो फिर उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हराम नहीं होगी। और ये एक मसला है वो जो गैर मुस्लिम तक गोश्त जाने वाला, उसमें फिर मजीद भी डिटेल है, लेकिन फिलहाल जो आपका क्वेश्चन है उस हद तक मैं ये जवाब अर्ज कर रहा हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, वो मुझे सही तरह समझ नहीं आया, वो दोबारा रिपीट कर दें। मजीद किसी ने कोई पूछना हो सर्टिफिकेट वगैरह के हवाले से या दीगर चीज़ें जो हैं, तो वो कोई। कैसर कैसर भाई, ये बता दें, इसमें जो असाइनमेंट के हवाले से आपने गुफ्तगू की है, अच्छा, और क्वेश्चंस के हवाले से, तो क्वेश्चंस मतलब कि उसमें कोई क्राइटेरिया है कि कौन कितना करेगा, तो उसमें पासिंग वाला है या नहीं है उसमें, कि कितने क्वेश्चंस होंगे तो उसमें पास है, ये भी कोई इसमें है? नहीं, नंबर तो नहीं होंगे इसमें आप लोगों के। सर्टिफिकेट तो आप लोगों का वैसे ही बनेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए चेक करने के लिए, और आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा, तो ये चीज़ चेक करने के लिए कुछ ना कुछ आपका चेक तो किया जाएगा, लेकिन ये कि वो हम जी कोई जी। सख्त क्राइटेरिया नहीं रख रहे कि भाई आपने कोई, आपको हमने कौन सी वो एमफिल की डिग्री जारी करनी है। तो लेकिन ये कि आप इस चीज़ का थोड़ा सा जायज़ा लेने के लिए, वाकयातन आपने सुना है, समझा है या नहीं, ये क्लास अटेंड की है या नहीं की। और उसमें ये भी आपके लिए सहूलत है कि ये जो हमारे कोर्स जो लेक्चर्स हैं वो आपके लिए आपको अवेलेबल है ऑनलाइन। आप पहले से भी उनको देख सकते हैं, और उसमें से देख के भी आंसर आप कर सकते हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। मुफ्ती साहब, मेरा दूसरा सवाल ये था, आवाज आ रही है हुजूर? सवालात मेरे ख्याल से अब रहने दें, हमारा टाइम जो है वो मुकम्मल होने वाला है, 2-4 मिनट रह गए हैं। इसके हवाले से मतलब आपने मैंने किए थे तो एक का हो गया था, जो अब एक बाकी था। जी कोई बात नहीं, फिर आप दारुल इफ्ता में रब्ता कर लीजिएगा दोबारा। कैसर भाई दुआ करवाएं। जी उस्ताद मोहतरम, दुआ करवा दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व बारिक व क्या सल्लिम। हुआ? अलैकुम। क्या किया आपने? हमारे जो भी तलबा इकराम यहाँ इस कोर्स में शामिल रहे, और हमारे जिन इधर। प्रोफेशनल्स ने या जिन्होंने भी इस कोर्स के अंदर अपने लेक्चर्स डिलीवर किए, या जो भी इसमें मुआमिन रहे, मालिक मौला सबकी खैर फरमा। हम सबको इल्म दीन हासिल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। दीन और सुन्नियत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा।
ए मालिक मौला हमारे रिज़्क़ हलाल में खैर बरकत अता फरमा, रिज़्क़ हलाल के वसी ज़राए अता फरमा। ए मालिक मौला इल्म दीन इल्म नाफ़े हमें अता फरमा, हमें इल्म दीन हासिल करके उस पर अमल करने के लिए की तौफीक अता फरमा। ए मालिक मौला हमारे सीनों को इल्म दीन के लिए वसी फरमा। ए मालिक मौला हमें अपनी कब्र आखिरत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमा। हमारी, हमारे वालिदैन की, हमारे असातिज़ा किराम की, पीर व मुर्शिद की और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। ए मालिक मौला हमें इसी तरह मज़ीद दावत इस्लामी के साथ रहकर दीन की खिदमत करते रहने की तौफीक अता फरमा। हमारे पीर मुर्शिद और तमाम अरकान शूरा की खैर फरमा। मालिक मौला जो भी इंतज़ामिया है, हमारे जो इस सारे कोर्स के अंदर मुआविन रही, मालिक मौला जो जामिया के नाज़िमीन हैं, टीचर्स हैं, जो तलबा हैं, इन सब की खैर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान। तमाम अहबाब का शुक्रिया। हमारा कोर्स यहाँ पे ख़त्म हो रहा है और आज ये जो तखस्सुसात का निसाब है वो भी वायरल हो चुका है और उसमें तखस्सुस फी फ़िक़्ह हलाल का भी निसाब आया है। आप लोगों को ग्रुप में भी भेजा है। तो दौरा हदीस शरीफ के जो तलबा किराम हैं तखस्सुस के लिए अप्लाई करेंगे तो वो तखस्सुस फी फ़िक़्ह हलाल में भी आ सकते हैं। तो वो आप शराइत वगैरह देख लीजिए, तो उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं।